मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंत से तुम सुगंधित, वो विषाद तुम्हारा। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी आवाज सुन रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार से जुड़ूं रश्मि। अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, तो मैं एक बार एक्टिव होकर फिर से जुड़ना चाह रही हूँ। मेरी आवाज इको हो रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ। आपको आवाज ठीक आ रही है, लेकिन मुझे मेरी आवाज अभी भी ठीक आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम जोड़ते हैं। आज से एक बार फिर हमारी बीच में बहुत खूबसूरत से एक जोड़ी, जो आपस में बेहद प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं। मैंने ऐसी जोड़ी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपकी ये जोड़ी इतनी ही खूबसूरत रहे और हम लोग आपसे सीखते रहे। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी की, जिन्होंने बालपन से ही चित्रकला शुरू कर दी थी और शौकिया चित्रकार के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद वो एक बड़ी चित्रकार बनी और कई एकल प्रदर्शनियां उनकी हुई। दौलत राम कॉलेज में वो आयोजित हुई उनकी प्रदर्शनी। वहां वो अध्यापिका के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। बहुत अच्छी कवि है वो। कला और साहित्य की जगत में उन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए। रोटरी क्लब द्वारा भी पूर्व राष्ट्रपति जय सिंह द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। और आज इस उम्र के इस पड़ाव पर भी वो चित्रकला करती हैं और उनकी खूबसूरत जो चित्र हैं वो बोलते हैं, अपने आप में एक कविता कहते हैं। जितनी अच्छी वो कवित्री हैं, जितनी उम्दा वो चित्रकार हैं, उससे भी अच्छी वो माँ है, पत्नी है, बेटी, और उससे बहुत अच्छी इंसान है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। और मैं बात कर रही हूँ हमारे सबके लिए हर दिल अजीज और चिर युवा जिन्हें कहा जाता है, आदरणीय बीश नवल जी, जिन्होंने 41 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जो प्राध्यापक रहे और आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमलिट, पीएचडी को उपलब्धि आपने हासिल की और साहित्यकार के रूप में लगभग 62 साल से आप लिख रहे हैं। क्या बात है! आपके इस रैट्री को मैं सलाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी 30 मौलिक, 10 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 112 पुस्तकों में आपका साहित्य लिख रही है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में लगभग 2000 तो पहले थी और अब तो मुझे लगता है कितनी और उसमें ऐड हो गई होंगी, आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपकी पहली पुस्तक बागपत के दूजे पर युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरी पुस्तक मादक पदार्थ और पुलिस पर भारत सरकार का गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार मिला। उसके अतिरिक्त व्यंग के सम्मान और स्नेहलता गोयनका व्यंग भूषण सम्मान सहित 13 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति वाशिंगटन द्वारा, आर्य समाज न्यूयॉर्क द्वारा प्रदत्त व्यंग विनीशी भी आपको
सम्मान प्राप्त हुए हैं। इंडिया टुडे, एनडीटीवी और हिंदी वार्ता की सलाहकार भी आप रही हैं। और डॉक्टर नवल जी ने 50 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक्चुअली मेरी आवाज मुझे इको कर वापस आ रही है, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही हूँ पढ़ने में। आपको मेरी आवाज इको लग रही है या ठीक है? नहीं, समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। आप किसी जी। किसी व्यक्ति की तारीफ कर रही हैं। चलिए, आप लोगों को समझ आ रहा है। जब मैं बात करूंगी, आपकी सुनूंगी, तो मैं अपना माइक म्यूट करूंगी। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे लगता है, जी। क्योंकि मुझे मेरी आवाज बड़ी सुंदर आ रही है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है देश दिल के इस मंच पर। आप दोनों को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और एक बार फिर से कहती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंदु मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारी है, जिससे अंतर सुन सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है माते, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। हमारे इन कोरे भावों में आप समाये रहिए। हम जो भी कहें, जो भी लिखे, जो भी बनाए, जो भी चित्र बनाए, वो देश के लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। हम बात करते हैं सीधी सीधी आप दोनों से। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आप दोनों की उम्र में कितना अंतर है? आवाज नहीं आ रही। हमारी दोनों की उम्र में 1 साल 1 महीने 26 दिन का अंतर है। क्या बात है! 1 साल 1 महीना 26 दिन। देखिए हाँ, कितने अच्छे से आपने याद कर रखा है। डॉक्टर राशि आपका स्वागत करती हूँ। मुझे पता पता नहीं तो सोनिया क्या सवाल पूछ ले, तैयार रहना चाहिए। राजेश प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपने कॉलेज में पहले किसी कॉलेज में थे क्या आप दोनों? नहीं नहीं, नहीं। मैं दौलत राम में और ये हिंदू कॉलेज में। अच्छा, तो आप लोग फिर कैसे मिले, कहाँ मिले? किसको? पढ़ते साथ थे हम। हम लोग पढ़ते साथ में थे? पहले अच्छा। पीएचडी से पहले एमलिट जी जी करना पड़ता है ना। तो एमलिट में भी हम क्लासमेट थे, पर हम लेक्चरर बन चुके थे। और जी जी। एमए एमए में एमए के साथी हैं हम लोग। तो ये बड़ी शांत स्वभाव की थी और बिल्कुल चुपचाप, अलग थलग, बिल्कुल मुस्कुराती बैठी रहती थी, पर इनकी आंखों में बड़ी गहराई थी जो मुझे जी बहुत आकर्षित करती थी। जी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, आगे ये बताएंगे। तो आगे यही मैं पूछना चाह रही थी कि आप इतनी इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं, अपने बारे में अपनी तारीफ भी आप खुद नहीं कर सकती हैं। नहीं तो करते। उस जमाने में आपने किसने किसको प्रपोज किया, मतलब कैसे ये रिश्ता शुरू हुआ? पता नहीं। क्योंकि उस जमाने की अपनी पसंद की शादी करना तो एक बड़ी बात थी ना। आज तो बड़ी कठिन सी बात है। असल में हम लोग है ना, बहुत सारा बड़ा ग्रुप था हमारा, जी जिसमें हम लोग सब साथ साथ जाते थे। कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं तो सब साथ जा रहे हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल आ गया, नाटक देखने जा रहे हैं तो साथ सब साथ जा साथ रहे जा हैं, रहे हैं, प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं तो साथ साथ जा साथ रहे साथ हैं। जा रहे हैं। उसमें जी जी हम जी जी। तीन चार लड़के थे, तीन चार लड़कियां थी, हम्म। तो सब एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। बस धीरे धीरे वो कहीं होता है ना, एक क्षण। अव्यक्त आकर्षण होता है, और वो जी कभी जी समय आने पर वो अपना मुख खोलता है और फिर वो उसकी अंतर्ध्वनि बन जाती है। तो वो जी जी। कुछ ऐसा ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगा कि मेरे सुधा से अच्छा तो कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी है। मुझसे अच्छे तो शायद मिल जाएंगे, और इनको मिल भी रहे थे, पर लेकिन मैंने बीच में सबकी भांजी मार दी। तो अरे वाह! मैंने अपने, तो वो समय ऐसा था ना कि उस समय हम जिस अवस्था में होते हैं, रिश्ते आते हैं कि ठीक है हाँ अभी जी। लड़की लेक्चरर है और इतनी पढ़ी लिखी, उसके लिए बहुत आते हैं, लड़का भी लेक्चर, उसके लिए बहुत आते हैं। तो फिर मैं हम्म सभी रिश्तों को फिर दादाजी को मना कर देता था। वो कहते हम्म बात क्या है, तू सबको मना कर देता है। तो मैंने कहा कि हम्म एक लड़की है, अभी से हम्म। बात नहीं हुई है, पर अगर वो होगा तो शादी उसी से ही होगी। इसके आगे सुधा तो जी बताएंगे। हाँ जी, तो सुधा जी, आपके घर वालों ने, किसी ने आपको उसके मना नहीं किया? आराम से सभी लोग नहीं, तैयार मेरे हो गए?
मेरे पिताजी ने भेजा मुझे कि एक लड़के को देखने जाना है कल कनॉट प्लेस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे पिताजी को सुबह सुबह कहीं जाना पड़ गया बाहर, तो वो चले गए और मुझे बता गए कि उधर चले जाना और विभा को ले जाना, मेरी छोटी बहन है। ठीक है, हम दोनों चले गए उधर। हरीश जी के एक स्टूडेंट भी थे और वो लड़का भी आया हुआ था। अच्छा। ठीक है, मिल मिला के आ गए। जब आ गए तो बाबूजी आए अगले दिन, तो पूछा भाई हाँ तुम देखने गई थी कल, क्या हुआ? मैंने कहा उसका नाम अच्छा। अच्छा। ये बहुत अच्छा। तो कहते नाम से क्या होता है, हम्म, वो अपना नाम पूरा नहीं लिखेगा। फिर मैंने कहा उसकी आंखें छोटी छोटी है। कुछ तो कहना था। तो वो फौरन बोले ये बताओ, ये जो जितने तुम्हारे दोस्त आते हैं इनमें से कौन सा है? अच्छा, तो समझ गए। अरे वाह वाह। वो हमारे प्रोफेसर थे और हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी विभूति आचार्य विजयेंद्र स्नातक। तो वो अरे हमारे हेड भी थे, तो फिर उनके आगे तो हम कुछ बोल भी नहीं पढ़ाते ही थे पाते थे, हमें। हमें पढ़ाते ही थे और एक गुरु थे। पढ़ाते ही थे। उन्होंने इनसे जो पूछा फिर इन्होंने फिर मैंने कहा कि उन्होंने किसी और लड़के का नाम, जो हमारे साथ आता था ना, उसका नाम लिया। उन्होंने जो सबसे स्मार्ट था उसका नाम ले लिया, मेरा तो मैंने कहा वो तो बुढ़ा लगता है, वो तो बुढ़ा लगता है। बुढ़ा लगता है। तो फिर कहते हैं अच्छा कौन है? मैंने कहा हरीश नवल। कहते हैं अच्छा, उसके घर फोन है? मैंने कहा हाँ। उन दिनों फोन भी नहीं होते थे ना सबके यहाँ। हाँ मैंने जी, कहा हाँ जी। मैंने कहा हाँ फोन तो है, कहना उसको फोन करके कहना कल आके मिल लो। अच्छा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी शुरुआत आपकी जिंदगी की रही। पर हमारे सुने जी, मैं अगले दिन गया, बहुत हम्म, डर लग रहा था कि एक तो गुरुजी इतने महाविद्वान और क्या बात करूंगा मैं, और डांट ही ना पड़ जाए कहीं। हाँ, तो मैं फिर डरा, तो पता चला कि वो कहीं कोई पीएचडी का वाइवा लेने कहीं चले गए हैं। तो फिर वो थे नहीं घर में, इनके दादाजी थे, दादाजी अम्मा जी भाई बहन सब थे, तो बाबा थे। तो सुधा का कमरा और बाबा का कमरा साथ साथ ही था। तो कुछ ऐसा हुआ, अब मालूम नहीं कि वो प्रेम का ज्वर था या सचमुच बाबूजी के डर का ज्वर था कि मुझे बुखार चढ़ गया। तो बुखार ग्रस्त हो गया। मेरे कमरे में तो भी। मैं अच्छा। कमरे में जाके उन्होंने कहा यहाँ लेट जाइए, बाबा थे वहीं थे, तो मैं वहाँ लेट गया। तब बाबा ने पूछा भी ये बात क्या है। मेरे से पूछा कि सुधा आज हरीश हरीश यहीं पर सो रहा है, क्या बात है? अच्छा। मैंने कहा उनको बुखार है। कहते हैं अच्छा, तो क्या बात थी, क्यों आए थे? मैंने कहा बाबूजी ने शादी के लिए बुलाया था। अब पता नहीं टेढ़ी मेढ़ी बात करनी आती नहीं थी, सीधा सीधा कह दिया। सीधा सीधा कहते। हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तुम्हारे से बहुत अच्छा लड़का, तुम्हारे दोनों का टेस्ट भी मिलता है, वो भी पेंटिंग करता है, तुम भी पेंटिंग करते हो। बस ये वाली बात कही। उन्होंने भी बहुत अच्छा कह दिया। पास हो गया फिर फर्स्ट हाँ, फर्स्ट रिजल्ट। बस बाबूजी आए तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, दादाजी से बात करो। मेरे पिता तो नहीं थे, दादाजी थे। तो दादाजी वो भी विद्वान व्यक्ति और वही प्रिंसिपल और राजवैद्य रहे। तो बहुत फिर बातचीत हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, और कोई हमारे घर में जाति पाति का था नहीं, और इनके पिता भी वो थे, हालांकि हमारे कई लोग समाज आर्य समाजी थे तो वो भी नहीं मानते थे। तो ऐसे नहीं था, ये क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण थे। पर हमारे घर में हम लोग जातिवाद को नहीं मानते, इसलिए नवल नाम हमारे पिताजी ने और एक चाचा जी ने रख लिया था कि पता ना चले कि हम क्या जी हैं। ठीक ठीक इसी तरह से इनके घर में था कि वो विजेंद्र वर्मा नहीं लिखते थे, विजेंद्र स्नातक लिखते थे, कि स्नातक ओ से पता ना चले कि हम क्या है। तो यानी पहले वो शास्त्री लिखते हाँ, थे, फिर उन्होंने शास्त्री हटा दिया। स्नातक कर लिया, स्नातक हाँ, हो गए। फिर तो बस फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, और एक दुल्हन के रूप में कितनी प्यारी दुल्हन, मैंने देखा तो ये। मुझे तो छोटी आस्था लगती है। ये आ गई। और फिर मैंने एक था, ये हमारी शादी का चित्र है। अरे वाह, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत से हाँ, अंग्रेज भी दिखे।
हाँ हाँ ये रशियंस हैं। ये अच्छा शादी ओबराय मेडन्स में हुई थी। तो जी वहाँ रशियंस ने कहा कि हम शादी देखना चाहते हैं कि भारतीय पद्धति से शादी कैसी होती है। और अच्छा शादी ऐसी थी कि जैसे मैंने, हालांकि मैं ब्राह्मण परिवार का था, दादा दादी नाना नानी सब थे परिवार में, पर बड़े भाई भी, माँ तो थी ही। तो मैंने कहा कि मैं घोड़ी पर नहीं चढ़ूंगा, हम्म, घोड़ी की कोई जरूरत नहीं होती आजकल। मैंने कहा मैं सेहरा नहीं बांधूंगा, इसका कोई अच्छा अर्थ नहीं है। और कोई बैंड बाजा नहीं होगा, कोई बारात नहीं होगी। तो कहती है कैसे हम्म, लड़का है बारात, बचपन से बारात देख रहा है। मैंने कहा नहीं, बारात का कोई औचित्य नहीं है। मेडल्स होटल में जाना है तो कहाँ पर लोग ऐसी डांस डूंस करते रहते हैं, औरतों को देखें गहने पहने, करना क्या है इसका, और बैंड बजाने से क्या मतलब। और फिर घोड़ी पर बिठा दो, एक तलवार लटका दो, जिंदगी में वो तलवार कभी निकलती ही नहीं है। तो वो सब, मैंने कहा जो अनावश्यक है वो नहीं हो। हम्म, तो इस पर फिर सब ने कहा भी ठीक है, क्योंकि ऐसा ना कि अगर अगर हम प्रतिबद्ध हों और कटिबद्ध हों तो फिर कोई कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। बिल्कुल बस ये है बिल्कुल कि थोड़ा विनम्रता से कहना चाहिए और उस बात को प्रमाणित करना चाहिए कि मैंने कहा कि जो प्रथाएं नहीं है, मैंने कहा हम लोग होटल में कर रहे हैं ना, तो कितनी नई चीजें। उन दिनों होटल में शादियां कम होती थी, अगर आप याद करें। होती इस थी। अक्टूबर इस अक्टूबर को पूरे 50 साल हो जाएंगे। तो मैं ये भी सोच के हैरान हूँ कि उस समय में आपकी इस तरह की मैरिज होना और आपकी सारी बातों को मानना, ये भी बड़ी बात हाँ नहीं, माना भी। और फिर मैंने कोई सूट वूट नहीं सिलवाया, कोई पैसे भी ऐसे ज्यादा थे नहीं, घर में है। कार नहीं थी, तो काली पीली टैक्सी लेकर चले गए। किसी से अच्छा कार मांगी नहीं, क्योंकि क्या, ये और बात है कि जब जब विदा हुई थी तो मेरा दोस्त जो है वो अपनी कार में सुधा को लेकर आए थे हम लोग। तो वो था, पर ये ऐसी चीज वो मन में था। अब कुछ और भी चीज थी कि जैसे वहां पर वो कहते सब ये तारा देखना है, तो वो सुधा बताएगी क्या हुआ जब तारा देखना था। जब फेरे हो जी गए, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो हमारी अच्छा शादी होटल में थी, इसलिए हमारी शादी ठीक तरह हो गई। तो हम्म जब फेरे खत्म हो गए तो पंडित जी ने कहा जाओ बाहर जाके सुबह का तारा देख कर के आओ। अच्छा तो मैंने कहा अरे, हम चल तो पड़े दोनों। मैंने कहा हरीश तारा कहाँ से दिखाई देगा, इधर तो बादल बहुत है। घटाटोप था, हाँ पानीपत हो तो रहा था। तो हरीश जी कहते पानीपत हो रहा था। तो हरीश जी कहते हैं कि कह देना देख देख लिया। अच्छा मैंने कहा देखो सुधा, वो देखो वो रहा तारा। हाँ, देखो वो हाँ रहा वो तारा। तारा देख लिया। बस कहना देख लिया देख लिया। बुआ जी को कहा देख मेरी लिया। बुआ कहती है तारा दिख गया ना, नहीं दिखता तो बहुत बुरा होता, अब शकुन होता है। मैंने अच्छा कहा दिख गया सब कुछ। हमारा तो आज तक शगुन ही हो रहा है, ईश्वर करेंगे शगुन होता ही रहे। हाँ वो देवशील मेमोरियल में किसी ने लिखा ध्रुव तारा देखा जाता है। जी हाँ मतलब जो भी तारा देखा जाता था वो हमने देख लिया। हाँ ध्रुव तो ध्रुव है, वो तो रहता ही है, वो तो होता ही है, अटल है। दिखे ना दिखे। चलिए मेरे ख्याल है शायद मेरी बात तो हो गई, लंबी हो गई। बंद कर टिकेंद्र दीजिए। अरोड़ा जी कहते हैं कि आज पटल पर श्रोताओं का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो स्कोर है। ओ जी वाह। टिकेंद्र अरोड़ा जी, आप आए 10 के बराबर आप अकेले भी हमारे लिए, और राजेश प्रभाकर जी भी जुड़े हैं। और नवल से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया है, आप तो आज भी इतने हैंडसम और स्मार्ट हैं, तो फिर समय की तो बात क्या होगी। बहुत से लोगों अरे का ये कुछ कमेंट आया है, तो ये मैं आप तक ऐसा पहुंचा। ऐसा नहीं था, आपने देखा नहीं इसमें देखो तो ऐसा था, मैं तो कुछ खास नहीं था। अच्छे थे अच्छे थे अच्छे थे, ऐसी क्या और मेरी दाढ़ी कटवा दी थी इनके दादाजी ने। वो सगाई में आए, मेरी मुझे नहीं अच्छी काटा उन्होंने खासी दाढ़ी। दाढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर सुधा से शादी करनी है तो भैया दाढ़ी दाढ़ी कटवा कटवा ली। लेना। तो बुजुर्ग थे, मैंने कहा चलो बात रख लेता हूँ, पर मैंने गलती क्या की, मुझे भी कटवा दी। अब अच्छा दाढ़ी मूछ विहीन होकर के बड़ा अजीब सा लगता है शुरू से में, और कुछ हम्म, दिनों बाद तो ठीक लगता है, पर तो मैं कुछ खुद को भी अजीब सा लग रहा था। पर ठीक है, मैंने कहा चलो अजब सही गजब सही, पर शादी तो ठीक व्यक्ति से हो रही है। चलिए तो ये क्या थे अजब देखिए, हरीश जी की गजब गजब किस्से जो अभी हमने सुने। एक तो एक हर गजब पास से किस्सा तो हमारे बताती हूँ। जी क्या हुआ कि हम एक होटल के किसी कमरे में हम ठहरे, मैं दुल्हन बन के आ गई थी। ये मेरे कमरे में आए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे, ना सेहरा बंधा था ना कुछ। मैंने कहा इस लड़के को मैंने देखा है कहीं, कोई दाढ़ी मूछ नहीं क्योंकि थी। दाढ़ी भी नहीं थी, मूछें भी नहीं थी, मैं पहचान ही नहीं मुझे पाई। भी नहीं थे। हाँ
मैंने कहा इस लड़के को कहीं देखा तो है पर पहचान में नहीं आ रहा, क्योंकि शक्ल तो कुछ जानी पहचानी है पर है कौन पता नहीं। अच्छा, होता क्या है कि जो भी सबसे अच्छा लगता है, अच्छा परिधान पहनता है, लोग समझते हैं यही दूल्हा है। यही दूल्हा तो है। बहुत से ऐसे थे जो लग रहे थे दूल्हा। हाँ, मैंने बंद गले का कोट जरूर पहना था, वो उससे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा था, नहीं था दूल्हे वाली बात वैसी लंबा नहीं थी। चेस्ट सुधा जैसा। सुधा तो मैंने तो आपको दिखाई दिया कितनी सुंदर लग रही थी, वो तो बहुत प्यारे है ना, लीजिए। हाँ, खैर चलिए। वाकई ही आपके ये जो फोटो में देख के लग रहा है, आपकी आंखों में जो एक अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है इसमें बहुत ज्यादा। तो वो उस समय बहुत था। बहुत नहीं, अभी तक नहीं है। अब आपका ऑरा है, तो ये ऑरा बनाए रखे। हरीश जी सुधा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती कि आपने चित्रकारी कौन सी उम्र से शुरू की? कौन सी उम्र से? हाँ जी, केजी कब से क्लास आप में, चित्रकारी कर रहे थे? केजी और फर्स्ट से करने लगी थी। क्या बात है। तब से लगातार। तब से लगातार करती आ रही हूँ। तो कुछ तब से बीच लगातार आज तक। और बीच जैसे में कुछ मैंने, जितना मैं समझती हूँ, मुझे चित्रकारी वैसे आती ही नहीं ज्यादा करनी, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए इसके लिए, एक चित्र बनाने के लिए, क्योंकि पेशेंस इसमें में तो कोई शक नहीं। तो इतनी आपकी सर्जरी हुई है बहुत ही जल्दी, जैसा कि मेरे को पता लगा है। और अब आपकी उम्र के इस पड़ाव में भी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे भी रहेंगे जब आपने उन्हें संभाला होगा, और आप कॉलेज भी जाती होंगी, तो ऐसे में इतनी पेशेंस आपको कहाँ से, कैसे मिलती है? मैंने समय को साध रखा था। हाँ, यही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो बस उससे मैं एक नियम बना लेती थी, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय जी बच्चों को खाना देना है, उसके बाद उनको 4 बजे सुला देना है, ऐसे कर लिया था। और छुट्टियों में सोच लिया था जब वो सोएंगे दोपहर में अपनी खिड़की खोल करके बैठ जाती थी। और जब मेरी जी जी शादी नहीं हुई थी तब भी जब गर्मियों में सब लोग सो जाते थे, मैं अपनी खिड़की के सामने अपनी टेबल पर जी। अपनी चित्रकारी करती थी। क्या बात है। इन्होंने तो फिर, मेटल रिलीफ वर्क भी किया सोनिया जी, जो हाँ वही अगला मैं बात जो यही करने, अच्छा अच्छा, आपको पालेगा जी। नहीं आप बताइए। तो उसके में तो बहुत मतलब, उसमें क्या होता है, किस तरह का होता है, और वो किस तरह मैं के हाँ, मैं काम बताऊं करते हैं, सुधा आप उसमें जी? ना एक्सप्लेन एक तो, करें। हाँ, मैंने एल्युमिनियम की शीट पर और जी पीतल की शीट ये लेके जी आते थे हम बाजार से। बहुत पतली वाली मिलती है बाजार में, तो पूरी शीट खरीद लाते थे। और उस पर आपने देखे होंगे बने हुए डिब्बे बने हुए देखे होंगे, उस पर कलाकारी भी देखी होगी। वहाँ जी रखा है। जी। हाँ, तो उसमें मैं क्या करती थी कि वो ला करके उस पर हम पेंसिल के पीछे हिस्से से या हम्म। जो ब्रश होता है उसके पीछे के हिस्से से पहले डिजाइन बना लेते थे पीछे की तरफ, और उसको जोर जोर से ऐसे करते थे हाँ ताकि उधर गड्ढा सा हो जाए। जैसी अच्छा। शेप होगी, इससे जैसे मैंने पत्ती बनानी है तो पत्ती की शेप में मैं उसको ऐसे 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 करके बना लेती थी। दिखाइए सर। दिख नहीं रहा? हाँ, ये हाँ, क्या खूबसूरत है, वाह। ये ये तो आज कांटा, पहली बार आपकी कला सामने, ये कांटा निकाल बहुत रही है खूबसूरत, लड़की बहुत अपने खूबसूरत। पैर से। तो ये सारा आर्ट इसके बैक साइड से बनाती थी, जी। हम लोग देखते अच्छा, थे इसकी इनको। बैक साइड से। हाँ, गाड़ बैक गाड़ के। साइड पे ऐसे, और नीचे ना अखबारों का पैड रख लेती थी खूब, हम्म। ताकि ये उभर आए। ये देखिए, वाह। देखिए जितने भी लोग बने हैं, ये देखिए, ये उस समय की बात है जब ये हम दुनिया में भी नहीं थे, और आप इतनी मेहनत कर रहे थे। आप हाँ, जैसे जो शख्सियत है, उनसे हमें कितना कुछ ये सीखने को मिलता है। ये 83 में मैंने बनाए। बेशक। अच्छा। और कई सारे बनाए थे, और कागज से भी मैंने बहुत सारी चित्रकारी की थी, कागज काट काट के वो किया था। फिर बाद में ये कैनवास पे आ गई। हम्म। ये देखिए, और बोलते हुए चित्र लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे कहीं की जगह की ये सीनरी देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत। अन्नदा पाटिल जी कह रही हैं, वीना कुमारी जी कह रही हैं, रश्मि अभ्यर्थ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राजेश प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करुणा पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बिल्केंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जीवंत चित्र बता रहे हैं, बेशक जीवंत चित्र है। उल्टा और आपकी उल्टा अ, ये ऊपर आएगा। वीरेंद्र जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए कि अभी अभी मैं कश्मीर से आई हूँ और ऐसे में झरने जब मैंने देखे तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने ही वो सीन आ गया हो। बिल्कुल मधु मेहता जी आपका स्वागत करते हैं, मधु मधुमन जी आपका स्वागत करते हैं। अगर आप इस लाइव को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों तक ये बातें जो है, ये कला जो है पहुंचनी हम्म, चाहिए। तो पेंटिंग्स तो दीप बहुत चंद्र सारी गुप्ता हैं, जी पर आपका ये है जी, दो आपको दिखा दी, एक मेटल रिलीफ वाली भी, और बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे हैं। ये कई और तरह से भी बनाती हैं। ये पेंसिल स्केचेस भी हैं इनके, हाँ फेसबुक पर मैं देता रहता हूँ। स्केचेस मैंने 4 बनाए हैं। एक हरीश रावल जी का बनाया। हाँ हाँ, व्यक्ति स्केचेस भी बनाए। अच्छा, हाँ अरे वाह, ये ना ये गए थे उधर अमेरिका। अमेरिका गए थे ये हाँ जी, 92। हम लोग पहले कभी अलग ही नहीं हुए थे, हम्म, हमेशा साथ साथ रहते, और ये 1 महीने के लिए चले गए। हम्म, तो मैंने बैठी बैठी अपनी डायरी पर, जो हम्म, डायरी में लिखती थी, उसी डायरी पर हरीश जी का चित्र बनाया। हम्म। ये कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे जैसा ही है। फिर मुझे तसल्ली हो गई। हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं सारी चीजें निकाल लेता, तो दिखा हम्म, सकते तो थे आप। फिर एक मैंने बनाया मीना कुमारी का। जी, वो अधूरा ही बन गया, मतलब चित्र उसका पूरा बन गया है, उसमें जो जेवर वेवर है वो नहीं बने, तो वो वो नहीं ऐसे ही बने। पड़ा। फिर बनाया मैंने रश्मि सलमान। अभिया जी कह रही है कि हमें देखना है, देखेंगे अगली बार रश्मि। हाँ फिर मैंने बनाया सलमान खान। अरे वाह, फिर मैंने बनाया अनिल कपूर। क्या बात है। हाँ ये 4 मैंने वो नहीं नहीं, बनाए। वो वाली बात बताओ। लाल बहादुर शास्त्री का जब बनाया, हाँ तो हाँ जी, हाँ उनके जी, बेटे सुनील शास्त्री और उनकी पत्नी हम लोगों के मित्र हैं। तो वो घर अच्छा, आए, घर आकर ओ, के उन्होंने वो चित्र देखा, भावुक हुए, फिर वो सुधा ने उनको वो चित्र दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो क्या वो तो कलर में बनाया था, बाकायदा हाँ पेंटिंग में पोर्ट्रेट था। हाँ तो वो, बात है। वो हाँ। उनको दे दिया फिर वो। एक बार इन्होंने गांधी जी का बनाया, अभी यही था, रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी इन्होंने बनाया है, भूल गई है हाँ बड़ा। हाँ देखो हाँ इनके पिए को सब याद रहता है कि क्या क्या रविन्द्रनाथ बनाया। ठाकुर का बनाया, और हम्म, लाल बहादुर शास्त्री का। पर जो मैंने अभी बनाए थे ना स्केच, उसका मैं बता रही हूँ, ये बहुत पहले बनाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत पहले बनाए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी पहले बनाए थे इन सारे रविन्द्रनाथ चित्रों। ठाकुर का इन्होंने ऐसा चित्र बनाया कि जब उनके अंतिम दिन थे, जब बहुत कृशकाय हो गए थे, तो क्योंकि लोगों ने उनकी वही स्वस्थ चित्र देखे हैं, तो उन्होंने वो जी, वाला बनाया था कि कैसे वो वो वाला, आराम कुर्सी पर बैठे होते थे और और सुबह की झाड़ों की धूप उनके धूप ऊपर उनके पड़ ऊपर रही थी, पड़ती थी, धूप वो विटामिन डी वो लेते वाला थे। जी। वो मैंने बनाया था। अच्छा। आप लोगों में से, कभी किसी बात पे एक मत अगर आप नहीं हुए, कोई मतलब छोटी सी बहसबाजी या झगड़ा या एक मत ना होना, बहुत तो होता उसमें है। कौन कौन किसको मनाता है, हार कौन किस मानता जवाब किसको देना है ये बताते जाइए हाँ ना, ये बता रही। ये बताइए। जो जो सीट को दे वो। नहीं नहीं हरीश नहीं, कोई हरीश जी देंगे उसका जवाब। भी देखिए, एक मत तो देखिए होना बड़ा मुश्किल होता है ना। जी, जब जहाँ दोनों ही बहुत बार होता एक है। जैसे हों, उनकी शिक्षा दीक्षा एक जैसी हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता। वो स्वामित्व और वाली बातें तो पुरानी हो गई थी, जी, लेकिन जी, वो जी, नहीं होता इसमें। फिर हो जाता है, फिर ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने भी विरोध किया है, कुछ किया है, बात किया, पर अल्टीमेटली जो होता है कि वो फिर पुरुष को मानना ही चाहिए कि भाई नहीं, यही ठीक कह रही है, क्योंकि वो बात बात स्त्री की ठीक होती है अक्सर। ये तो बात ठीक है कि बात जो होती है बाद में मानते हैं, वो बाद में, पहले तो नहीं मानते बाद ना। में, पहले हाँ नहीं। और स्त्री जो है, वो जब वो बार बार कहते हैं किसी चीज को, तो स्त्री सोचती चलो कर ही दो। कर ही दो। फिर अल्टीमेटली मत हो जाता है। हाँ, हाँ वैसे बहुत देर तक नहीं रहता क्योंकि ये भूल जाती है, हाँ मैं। मैं, मेरा झगड़ा होता है ना जैसे इनसे, मैं सोचती हूँ अब हम्म, मैं बोलूंगी नहीं, मैं भूल ही जाती हूँ कि भूलना नहीं है। अच्छा, और मैं तो भूल ही नहीं देता,
मैं तो पीछे से चला जाता हूँ जहाँ भी होती है। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी तो लड़ाई हुई थी अच्छा अभी। मैंने ना हाँ, सुनिए मैंने तो बोलना नहीं था। हाँ मैं कैसे पढ़ी? नहीं मैंने हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया। देखिए जितने भी जी। हमारे सुनने वाले हैं वो एक देख लें कि जब उनकी शादी हो या हो भी चुकी है तो वैसे तो वो सब नहीं झगड़ा करते हैं, पर अगर कभी हो भी जाए क्योंकि झगड़ा या मतैक के होना मुश्किल होता है, तो एक छोटी सी डायरी रख लें। डायरी में नंबर लिख लें। नंबर 1 कि तुम्हारी माताजी मेरे साथ दुर्व्यवहार करती हैं। नंबर जी। 2 तुमने मुझे पिछली बार ये कहा था। नंबर 3 मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। नंबर 4 तो जब झगड़ा हो ना तो कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं। से नंबर 1 हम्म। बस, ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, कोई बैठे पता नहीं चलेगा। और वो दूसरा कह दे कि नंबर 3 4 भी, तो बस नंबरों का गेम होना चाहिए। तो ये ज्यादा फिर बहुत अच्छी झगड़ा बात बताई आपने। होते नहीं। उससे क्या फायदा, खामा का दिमाग परेशान हो। तो नंबरिंग इज ए गुड आइडिया। तो ऐसे करते हैं हम। इसी हम बीच कुछ भी हमारे नहीं साथ करते, अलका शर्मा जी हम खड़ी हैं, आपका भी पर बम्पर स्वागत कुछ करते नहीं हैं। करते हैं। जी जी दी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, सुशील सोरेन सर आपको नमस्कार करें, आपको भी नमस्कार सर। और सभी लोगों को बहुत बहुत हम स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास 2 बेटियां हैं, खुशकिस्मती से, मैं तो बस बेटियों के नजदीक और बड़ी प्यारी है, फिर भी कभी आपको ये लगा कि आपके पास एक बेटा होना चाहिए था, या किसी भी घर में बड़े या छोटे ने आपको कहा कि नहीं, आप एक और कोशिश कीजिए, एक बेटे के लिए आप और हाँ, ये ट्राई कीजिए, या होना चाहिए, कहा जरूरी है, ऐसा किस कुछ? किसको जवाब, आप किसको जवाब देना है बताते जाइए। हाँ हाँ, आप अपनी अब चॉइस। दोनों, सुधा दी नहीं आप दोनों। जवाब दीजिए। बहुत लोगों ने कहा, अच्छा बेटी है बेटा नहीं है, इस हम्म, तरह से आकर के पूछते थे। अच्छा, ओहो, बेचारे बड़े दुखी होते थे, हम तो नहीं बड़े होते थे दुखी। मतलब वही दुखी होते थे, बात तो ठीक वो है। दुख वो लोग बड़े दुखी होते नहीं नहीं, थे। वो दुखी करने की कोशिश करते थे, दुखी तो नहीं होते थे वो। उन्हें क्यों दुख होगा। नहीं नहीं, उन्हें बड़ा ऐसा है शो कि तो करते थे देखो ना। हमने हाँ, ये शो तय, तो करते थे। ऐसा ये हमने तय कर लिया कि हमने 2 संतानें करनी है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे एक बेटा एक बेटी हो, 2 होने चाहिए। तो 2 हो गए, बस ठीक है। फिर जब पहले ही सोचा हुआ तो उसमें कुछ नहीं। और अ, अब मैं वो तो ये तो मैं नहीं कहना चाहता कि बेटे बेटी में फर्क होता है, बेटी ज्यादा करती है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ जी, नहीं ऐसा है कुछ ना, नहीं सब एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, है ना, नहीं पर हाँ 2 संतानें हो तो बस। क्योंकि हमारे मित्र कन्हैयालाल नंदन जी थे, उनकी भी 2 बेटियां थी। दया प्रकाश सिन्हा जी, उनकी भी 2 बेटियां। सुरेश उत्पन्न की भी दो कमलेश्वर की बेटी। बिटिया सुरेश। तो वो नंदन जी ने कहने लगे, कहते क्या होता है हरीश कि जब किसी को कुछ नहीं मिलता ना तो फिर वो कहते हैं अरे इनके बेटा नहीं है ना। तो वो तो मैंने कहा अरे 2 संतानें चाहिए, बस आप ये कहा कीजिए ना, क्यों ये सफाई क्यों देने की, क्या नहीं जी कैसे नहीं। जी। तो कभी नहीं सोचा। हमारे घर में माता जी ने 1-2 बार जरूर ऐसे कहा, पर हमने कहा नहीं 2 हो गए ना, ठीक है। तो देखो नहीं, ना। एक बार तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, जब छोटी बेटी हुई, कहती सुधा मौसम तो लड़कों का था, ये लड़की कहाँ से आ गई। मैंने कहा बीजी मैंने कहा इसमें कोई मौसम होता है। अब देखिए अरे कितने। बाबा, बड़ी प्यारी थी जो आपकी संतानें, मैं तो यही कहूंगी। हाँ और तो अब देखिए ना, अब वो संतानें इतनी बड़ी हो गई हैं। जी, दोनों को देख चुकी हूँ मैं, और दोनों ही देखिए आपके करीब हैं। संतान कोई भी हो, बेटा या बेटी, कोई भी हाँ सेवा कर सकते हैं, अगर वो अच्छी है तो है। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप का जो आपस की बॉन्डिंग होती है आज की जनरेशन के लिए, जो मैंने लिखे थे सवाल वो तो साइड में ही है, प्लस मेरे माइंड में ये तो नई बात आ रही है कि आप आपस में माता पिता की बॉन्डिंग और घर की जो हालात है उनका हमारे बच्चों की पर असर पड़ता है, या बाहर जो सीख के आते हैं उनके दोस्तों का ज्यादा? दोनों का पड़ता है। घर का मतलब असर वातावरण ठीक। प्राथमिक होता है। और जब बाहर में वो किसी बच्चों से खेलते हैं, उनको देखते हैं, तो लेकिन उस पर भी उनका मन उस तरह से सोचता है जैसा उनका मन संस्कारित होता है। तो संस्कार तो घर से ही मिलते हैं, वो उसको देखते बहुत हैं। अच्छी बात। और यदि माता पिता उन पर ध्यान देते हैं, उनको अपने मित्र की भांति उनसे बातचीत रखते हैं,
तो उससे हम लोगों ने अनुभव किया कि उससे ज़्यादा लाभ होता है। लाभ से मेरा मतलब है कि जीवन में आशा ज़्यादा रहती है, निराशाएं कम होती हैं और वो बच्चे उदंड प्राय नहीं होते। ये कई जगह देखा है, ये मतलब इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पर इट हैपन्स कि जो संस्कार दिया जा रहा है बच्चों को, जैसे हमने पहले ही बता दिया कि देखो बच्चों तुम अमीर नहीं हो, ये मत सोचना, तुम टीचर के बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता टीचर हैं, वी आर नॉट रिच। हम तुम्हें पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे इसलिए कि आजकल है, पर ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पर भारतीयता भी है, जैसे हमने डीएवी स्कूल में पढ़ाया, जबकि जी जी मेरे कुलीग थे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी में थे, मुझे कहते रहे कि अन्विता को वहाँ करा दो। मैंने कहा नहीं, या भारतीय विद्या भवन में या डीएवी में, तो वहाँ अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, योग भी है, भारतीयता है। तो उससे जी हमें हमें लगा ये बहुत अच्छा है, और लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं, सब डीपीएस में करा दो, हैप्पी में करा दो, यहाँ करा दो, लोग लाखों रुपया दे रहे होते हैं। पर मेरा यही, हम लोगों का दोनों का सोचना जो था यही था, तो हमने वो फ्यूजन वाला किया। ऐसा भी नहीं कि वो दूसरे देशों को या दूसरी भाषाओं को ना जाने, क्योंकि हमारे लिए तो सारी भाषाएं माँ के समान है, कोई किसी की माँ खराब जी नहीं हो पा, हम उसे नहीं कह सकते, और अपनी माँ तो अपनी होती ही है। तो उसका एक तो बच्चों पर ये है, तो मित्र की भांति जैसे हम लोग कोई भी चीज़, मान लीजिए टेलीविज़न लेना है, नया पलंग लेना है, स्कूटर लेना है, कार लेनी है, तो हम चारों कॉन्फ्रेंस करते थे, पलंग पर बैठ जाते थे, बड़ी बात तो सर, हम उनसे बहुत पूछते थे, है ना, भाई बताओ आस्था तुम्हारा क्या विचार है, बताओ अन्विता क्या है। तो उनको भी ये हो गया कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, या अच्छा ये ले सकते हैं कि हम कर लेंगे। तो बाकी सुधा जी अरे बताएंगे। हमारी बेटी बड़ी वाली एक दिन जी हमारे घर के पास ना प्रताप बाग में एक बुद्धा माता का मेला लगता था, जी अभी भी लगता है। तो ये बचपन में छोटी थी, जब मेरे को 4-5 साल की रही होगी, तो इसको ले गए, कहते हैं बेटा तुझे क्या चाहिए, कहती पापा पैसे हो तो पान दिला दो। अरे वाह और कुछ नहीं मांगा। एक बार ऐसे ही हम मकान, वो मसूरी में एक फ्लैट हम लोगों ने लिया था, छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे चारों जने। तो जब वो खरीदना था, नहीं उससे पहले की बात, हम कहीं इनकी बड़ी बहन स्वीडन में थी, तो उससे जी पहले हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो वो अपनी गुल्लक ले आई थी कि देखिए इससे कुछ काम बन जाएगा। तो बचत की आदत और बचत के बारे में सोचने की आदत, और उनको यथार्थ बोध हो कि हम क्या हैं, है ना, हमारे संस्कार क्या हैं, हमें क्या करना है, हमें होना है, हमें दिखावा नहीं करना है। तो उस दिखावे से दूर हो जाए। दुनिया दिखावे में बेचारी काफ़ी अपना कुछ नष्ट कर लेती है, औरों को दिखाने के लिए उस चक्कर में अपना क्यों नष्ट करना। अब हमारे घर में कार नहीं थी, मैं तो टैक्सी लेके चला गया, ठीक है, इट्स ओके। जब कार थी तो एक नहीं तीन तीन भी थी हमारे घर में। अरे पर मैं जब आप बिना लोन लिए अफोर्ड कर सकते हो, सॉरी कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप बताएं। कि बिना ऋण मैं लिए, यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे आप दोनों टीचर हैं, हम भी दोनों टीचर थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग भी यही सोचते, मैं समझ सकती हूँ कि जब शुरुआती दौर कैसा होता है। तो आप लोगों ने मतलब कैसे इतना बड़ा घर बनाना, दो बेटियों का पालन पोषण करना, तो आपने ये ज़हन बना लिया था कि आप अपनी सैलरी को किस तरह से खर्चा करेंगे, किस तरह से सेविंग्स करेंगे और किस तरह से आप घर बनाएंगे। तो ये आप लोगों की आपस की कैसे प्लानिंग चलती थी? ये सोनिया जी बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें इसकी इकोनॉमिक्स जो थी और इसकी जो कुंजी थी वो सुधा के हाथ में थी, कि जी सुधा ने निश्चय कर लिया था कि भाई देखो, और मैं भी उस पर सहमत हो गया था। एक तो हम कभी ऋण नहीं लेंगे, जो जी ऋण हमारा है, हमारे प्रोविडेंट फंड का है, हमारे अपने हम्म। बैंक के हमारे पैसे से लिया है, वो तो ठीक है, हम किसी से ऋण नहीं लेंगे, और हो सके तो संस्थाओं से भी नहीं लेंगे। तो उसके अरे लिए वाह जब ऋण नहीं लेंगे, और दूसरा हम कभी वो तुम्हारे मन में था ही कि ईमानदारी से चलेंगे। बेईमानी से तो धन तो आदमी उपार्जित कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, है ना। वो पेपर बना रहा है तब भी वो लोग पेपर बेच देते हैं, इन्विजिलेशन कर बेशक रहा है तब भी बेशक वो सुविधा दे देता है, किताब लिखता है, यानी वो सब है। तो किसी, लेकिन वो हम दोनों के मन में था ही कि एक तो ऐसा नहीं करना हमें, तो हमें अर्जित करना है। तो अर्जित करने के लिए मैंने तो अपने जीवन में पढ़ाने के साथ साथ एक या दो काम ज़रूर साथ साथ किए, कॉलेज से जी परमिशन लेकर। कि जैसे मैं हिंद वार्ता के साथ जुड़ा, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, और हिंद वार्ता जो न्यूज़ एजेंसी है
उसका भी मैं संपादक था, तो उसको भी देखता था, उसके लिए समय अरे निकालता था। वो प्रायोरिटीज, जैसे सुधा एक टाइम टेबल बना देती थी, तो वो बिल्कुल उसी पर फिक्स रहता था। और बाद में मैं सरिता मुक्ता में गया, तो मैंने समीक्षाएं करता था। तो समीक्षा करने की जो अभ्यास या वो जो मिला, वो वहाँ से काफ़ी मिला, क्योंकि आपको हर महीने 3-4 पुस्तकें करनी है, तो आप उनको पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप सोचेंगे। उसके बाद जब इंडिया टुडे हिंदी में आया, तो उन लोगों ने मुझे साहित्य परामर्शदाता के रूप में लिया, तो मैं वहाँ भी गया। उसके पीछे माया मनोहर कहानियों के साथ भी था मैं। उसके अच्छा। बाद फिर एनडीटीवी में भी हिंदी प्रोग्रामिंग का जो था, वो चीफ कंसल्टेंट के रूप में था, वहाँ के क्या? प्रोग्राम लिखता। तो ये सारी चीज़ें कि आप श्रम कर रहे हो, हंसते मुस्कुराते बिना कोई वो लिए हुए आप। और ऐसा ऐसा था कि लंच और डिनर हमारे घर में ये सब एक साथ करते थे। मेरे दादाजी भी थे मेरे साथ, मेरी माता जी भी थी, और दोनों बेटियां और हम डाइनिंग टेबल पर लंच और डिनर इकट्ठे होगा, और रोज होगा। तो मैं बड़ी बात है सर। लंच लंच करके जाता था, और डिनर से पहले अपना काम करके, इंडिया टुडे हो या एनडीटीवी हो, या जैसे जब ये कौन सा सिटी केबल आया था पहली बार, तो उसका जी पहला जी। प्रोग्राम मैं ही डिजाइन किया था, और मैं ही अरे प्रश्न वाह। करता था, सिटी सहायता। तो वो सारे अलग अलग अनुभव है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। तो वो ऐसे आपने बहुत कुछ सारे। फीचर फिल्म भी की है, मैंने ऐसा सुना, उनके बारे में भी कुछ बताइए सर। हाँ, एक फीचर फिल्म मैंने लिखी थी, निष्काम ऋषि। तो वो जी। जीवनी परक थी, महात्मा हंसराज की जीवनी पर। तो उसको अच्छा। उसको एक अवार्ड भी मिला था। फिर क्या बात। मैंने एक वीडियो फिल्म लिखी थी, तो उसको तो यूनिसेफ का प्राइज मिला। वो उस पर था, जो जब हम बात कर रहे थे गर्ल चाइल्ड पर। तो उसकी जी। कहानी मैंने मैंने लिखी थी, उसके पटकथा मैंने लिखी थी। और उसमें बाल सुब्राही जी की एक एक कविता थी। शिशु गीत उनका एक था उसमें, वो अच्छा। उनसे लिया था। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, रावेल ब्रदर्स ने बनाया था उसको, उस पे था। फिर जो उल्लेखनीय मैं कह सकता हूँ, उसमें एक परशुराम पर थी, जी। माइथोलॉजिकल थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड है, तो ऋषि अच्छा। जमदग्नि की कथा से वो आरंभ होता है। परशुराम उनके पुत्र थे, और जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी को कहा था कि यज्ञ के आचमन करने के लिए जल लेकर आओ। तो वो गई, और वहाँ नदी में जो राजा स्नान अच्छा। कर रहा था, तो उसको देखकर मुग्ध हो गई, उसमें वासना भर गई। तो जब वो बहुत देर तक नहीं आई, तो ऋषि ने देखा अपने योग नेत्रों से, तो उनको दिख गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जो है, 4 भाई थे कि माँ 4 या 5, कि तुम उसको उनकी हत्या कर देना। तो किसी ने नहीं किया, लेकिन परशुराम जी ने वध कर दिया था अपने फरसे से। वो फरसा उसके हाथ में चिपक गया था। तो उन्होंने कहा कि ये तब छूटेगा, तो वरदान मांगो। तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि मेरी माँ को जीवन दे दीजिए, और दूसरा है फरसा मेरे हाथ से छुटा दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि देशाटन करो, तो कोई ऐसा कुंड मिलेगा जहाँ ये होगा। तो वो कुंड अरुणाचल में है, जहाँ अभी अभी बहुत मेले लगते हैं वहाँ पर। उस पर लिखा था, तो उसको भी एक अवार्ड मिला था। आपने याद दिला दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया जी जी आपको। जी। नहीं, और ये बहुत अच्छी कोई बात कथा नहीं, है। आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ सुनने के लिए। हाँ, मैं साहिल सब सर कह वैसे। रही है कि हाँ, ये जो बहुत से लोगों की अरुणाचल, तरह आप हमारे भी प्रेरणा स्रोत हैं। शिल्पा वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, रश्मि अभय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार, पिंकी नागोड़ा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, और बहुत से नाम मैं देख रही हूँ, राधा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो ये कह रही है कि आपके साथ एक पूरा दिन हमें बिताने को मिला, और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम ये बार बार चाहेंगे। शर्मा हाँ, आरके जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराधा पांडे जी, बहुत अच्छा लगा था उनके साथ, जी। बहुत अच्छा लगा। और स्नेह सुधा दी, आपकी जो पहली प्रदर्शनी थी, आपको मैंने पढ़ा है कि दिल्ली रोटरी क्लब के लिए ज्ञानी जैल सिंह सुल्तान आपको सम्मानित किया गया था आपकी इस प्रदर्शनी के लिए। तो आपको किसने प्रेरित किया कि आप इस तरह का प्रदर्शनी लगाएं, आगे जाएं, क्योंकि आप खुद से तो ये सब करने वाली नहीं, तो उसके बारे में आप हमें हरीश जी है। जी बता दो, आप बता दो, बताइए। जोर से बता वो दो। हरीश जी हैं, जी। जो प्रेरित करते रहते हैं और कहते रहते हैं ये करो ये करो। ऐसा ना कि अगर मान लीजिए मैं नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? कौन पति करेगा? के लिए पत्नी करती है, पत्नी के लिए पति करता है, फिर बच्चे करते हैं। तो आपस में होता है, या कोई अच्छा सा सोनिया अक्स जैसा दोस्त हो, तो वो कर देगा। तो बाकी कौन करता, देखिए। नहीं, ये मैंने तो तो खैर अपनी आंखों से देखा है आप लोगों को,
एक दूसरे के लिए करते हुए। सर आप एक बड़ी भयानक बीमारी से पीड़ित रहे हैं काफी समय तक, तो मैं आज की यंग जनरेशन जो थोड़ा सा सर दर्द होने पर या जिंदगी में तो थोड़ा सा दुख आने पर हताश हो जाती है, उन सबके लिए आप हमारे प्रेरक बने और आप हमें बताएं, और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस एक भयानक बीमारी से निकले और किस तरह से आपने उससे आपने लड़ाई की और कैसे आप जीवन आज भी उतने ही हैं। सर आप कुछ सुने जी, बात थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा कि जी। मुझे जो कैंसर था उसकी 4th स्टेज आ गई थी, और हाँ, हाँ, कैंसर मेरी रीढ़ की हड्डी में चला गया था। और मेरे बच्चों को खबर कर दी थी डॉक्टर साहब ने ही, मुझे तो नहीं पता था कि अब पिताजी के आके दर्शन कर लो। हालांकि मैं उनको हम्म, अभी तक दर्शन दे रहा हूँ। आप दर्शन देते तो रहे हाँ, ईश्वर नहीं से ये तो प्रार्थना। उसमें क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी को भी ऐसा दुस्साध्य रोग हो जाए तो उसको दुस्साध्य ही माने, असाध्य ना माने। लोग जी। असाध्य मान लेते हैं, और जिजीविषा बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जी। उसको लताड़िए नहीं, उसको प्यार कीजिए। कोई बीमारी आ गई तो उसको लताड़ना ठीक नहीं। उससे अगर आप प्रेम भाव रखेंगे भी, ठीक है तू आ गया है, कोई नहीं कुछ दिन रहे, तो प्यार से तेरे को विदा करेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं हो। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि लोगों को चिंता हो जाती है। कैंसर का नाम, वो कहते कि नाम ही मत लो। मैं एक जगह गया, जैसे मैंने कैंसर का कहते, अरे 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 अरे, इशारे नाम मत लो, कि भी कैंसर हुआ था। तो उससे भयभीत नहीं होना। दूसरी बात यह है कि जब मैं अ, अस्पताल से, अभी भी मैं, दवाइयाँ तो मेरी चल रही हैं, जीवन पर्यंत चलेंगी, वो तो हमेशा चलती है। अभी भी मैंने बेल्ट लगा रखी है एक ऐसी कमर के लिए, जो आपके सामने बैठा हूँ। कई चीज़ें मैं अब नहीं कर सकता, उछल कूद जैसे योग करता था, एक्सरसाइज करता था, ड्राइविंग भी थोड़ी सी कम मना हो गई कम है, होते हैं। बोझ नहीं उठाना। उन्होंने कहा 1 किलो इज 20 किलो फॉर यू। तो लेकिन अच्छा। वो कई बार उठाना ही पड़ता है आपको, पर आपको हम्म। नहीं उठा। तो ऐसी कुछ वर्जनाएं हैं, और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, और बहुत सी चीज़ें आपको वही खानी है। तो आपका सब नियम से चलना चाहिए। तो आप वो दवाइयाँ भी खाते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भी आप लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वो सब है। तो इनको विश्वास के साथ कीजिए और मन को पक्का रखिए। जब मैं अस्पताल से जब रेडियोलॉजी हो गई मेरी, तो उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछो। हम्म। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या जवाब दूंगा। मैं तो उनको उम्र भर यही कहता रहा कि भाई रात को 7 बादाम 1 अखरोट भिगो, सुबह हम्म। अपने सब निवृत्त होकर के मुंह हाथ धो करके आप जो है बगीचे में जाओ, बगीचा नहीं तो छत पर जाओ खुले में, थोड़ी एक्सरसाइज करो, है? और फिर इनका सेवन करो, और धूम्रपान नहीं, शराब नहीं, मदिरा अंडा, ये सब मत खाओ। तो मैंने कहा कि वो कहेंगे वाह सर आप हमें सिखा रहे थे, आप तो ये कुछ नहीं करते थे, आपको तो कैंसर हो गया। तो मैंने क्या हम्म। कहूँगा। तो मुझे इस बात का था मन में, थोड़ा सा मैं क्षुब्ध था, क्योंकि वहाँ लिखा होता है कि साहब ये पान खा रहे हैं कैंसर हो सकता है, तो जिसने नहीं कभी जी। खाया जी। उसको। तो डॉक्टर साहब खड़े हो गए, डॉक्टर रॉय बड़े जाने माने हैं। तो उन्होंने हम्म। एकदम से कहा कि यू डोंट नो डॉक्टर नवल, हमें तो आश्चर्य हुआ था जब हम अपनी एज देखी उसके ऊपर, हम तो सोच रहे थे आप हमारे से बहुत छोटे हैं, आप तो हमारे से बहुत बड़े हैं उम्र में। तो आप चूंकि एक्सरसाइज करते थे, ये सब करते थे, इसलिए यू आर सेव्ड। आप स्टूडेंट्स वेरी को गुड। बताएं कि कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, तो अगर आप ये सब करोगे तो हो सकता है कि आप इससे बच जाओ। कहते हैं बड़े आप से अपने बड़े बीमारी से क्या बात। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो मेरे आइडियल पेशेंट हैं, उदाहरण देते हैं वो। तो मैं बाद में जाता भी था पेशेंट्स को समझाने के लिए कि अब क्या भैया तुम सेकंड स्टेज पे घबरा रहे हो। तो लोग सर्जरी नहीं कराते ना बैकबोन की। हम्म। तो हम्म। मुझे हम्म। डॉक्टर ने पूछा कि बैकबोन की सर्जरी करनी है तो मैंने कहा हाँ कर दीजिए अगर डॉक्टर ज़रूरी है तो। कहते नहीं इसमें ना मेमोरी। मेमोरी चली जाती है। अगर अच्छा। अगर डेथ अगर डेथ नहीं हुई तो मेमोरी चली जाती है। मेमोरी चली जाएगी, वो मैंने खुद भी कहा डॉक्टर खतरनाक। साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब आप तो उससे क्या होगा। कहते आपको बड़ी तकलीफ होगी। मैंने कहा मेमोरी, मेरी मेमोरी चली जाएगी तो मुझे क्या तकलीफ होगी, मेरी तो मेमोरी। हाँ औरों को ये जवाब तकलीफ भी हो आप जाएगी, ही दे सकते थे। सबसे ज्यादा मेरी माँ को ही होगी, फिर सुधा को होगी, तब माँ थी मेरी। तो अब वो एकदम से उनका चेहरा हो गया, कहते ये कैसा आदमी। कहते नहीं। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए कि अभी तक आपने जितने ऑपरेशन किए हैं उसमें
हाईएस्ट परसेंटेज क्या थी मेमोरी लॉस की, तो उन्होंने कहा कि 25% मेमोरी चली गई थी। मैंने कहा वाह, 75% तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन होती है, तो आई क्या एम बी बात है। डिस्टिंक्टिव, डू इट। तो वो वाह। बेचारी उससे मेरा एक हाथ नहीं चलता था, मेरे एक पैर नहीं चलता था, दोनों पैर ही नहीं चलते थे। बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसमें भी मैं हंस रहा था और वो बेचारी रोने रोने को हो रही थी। सोनल गुप्ता उनका नाम था। बाद में वो मेरे पास आती थी तो कहती, लोगों ने कहा आप लिखते भी हैं, मुझ पर एक कविता लिख दो, तो मैंने उन पर एक कविता लिखी थी, वो उन्होंने फ्रेम करवा के लगाई अपने। तो क्या बेशक लगाई। यही जीविका के साथ आप इस बात को रखिए, और फिर बाकी वो ऊपर वाला भी है, परिवार में सब घबराए, सुधा नहीं घबराई। मैं सुधा वही वाज वही पूछने वाली थी कि गिविंग। ऐसे समय में आपका क्या रोल था। नहीं, जब मैंने एक बार मैं उसमें से निकला, वो हो रहा था, स्कैनिंग हो रही थी, स्कैन की मशीन से जब निकला तो मैंने देखा कि बाहर सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़े हैं। तो मैं बाहर आया तो मैं वैसे ही पूछा, मैं कहा हाउ कम यू आर हियर डॉक्टर साहब। आप कहते हैं आई एम ए ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अब मैं सोचने का ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, फिर मुझे याद आया कि जो कैंसर का को देखते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो मैंने अच्छा। कहा "भाई, आप मेरे लिए यहाँ पर है"? कहते हाँ। मैंने कहा मुझे, कहते अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे आप बताओ। वो खुद ही पूछते पूछते क्या हुआ होगा। मैंने कहा जी आप हैं तो कैंसर ही हुआ होगा। तो कहते हाँ, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एक काम कीजिएगा, आपने मुझे बता दिया इट्स ओके, पर मेरी मिसेस को मत बताना। कहते कमाल है, जब मैंने उनको बताया था तो कहते कि मेरे पति को मत बताना। तो सच ही ये इतना है इनका। बॉन्डिंग। हाँ, तो अब इनकी 11-11 इनकी सर्जरी हो चुकी हैं सिर से पाँव तक। इसके बाद भी ये जिजीप्सा बनाती हैं। एक आँख से इनकी इनकी आँख में बड़ी गड़बड़ है। इनके बहुत कुछ हो गया था, 3-4 ऑपरेशन हुए हैं, और इसके बावजूद भी इतनी अच्छी चित्रकला करती हैं, हम सबको देख रही हैं। चलना आपने देखा होगा, पानीपत आई थी तो इनको पकड़ पकड़ के चलाया जा रहा था, सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसके जी। बावजूद भी तो मुझको ऐसी स्थिति में भी ये संभाल लेती थी। तो ये वैसे ये सारी बातें ऐसी कि इन पर एक एक एपिसोड हो सकता है। नहीं, एक एपिसोड इन्हीं बातों पे ही याद करने का मन था, क्योंकि आपके सम्मान से तो हम लगभग हर एपिसोड की चर्चा करते ही हैं और हम सब उनसे वाकिफ भी हैं। और ये भी कोई कम बड़ी बातें नहीं हैं। ये बातें जो हमें एक शिक्षा दे रही हैं, हमारी एजुकेशन को बढ़ा रही हैं, और हमें एक अच्छी नींद देंगी आज। और पता नहीं, अगर इन मैं सारी बातों में से कोई एक बात भी हम जीवन भर के लिए अपना लेंगे, तो शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट आएँगे। जैसा अभी मैंने पानीपत में भी देखा, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने भी हेल्प करने की कोशिश की कि मैं दीदी का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती हूँ, या मैं इनको सीट पे बिठाती हूँ, या मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो नवल सर का कहना था नहीं, ये मेरे मेरे साथ है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इन्हें अपने आप ले जाऊँगा, और अपने हाथों से हाथ पकड़ कर जिस तरह से आप इन्हें सीढ़ियों से ऊपर लेकर आए, जिस तरह से आप इन्हें वॉशरूम तक लेकर गए, तो उसमें भी आपने हमारी हेल्प लेना मंज़ूर नहीं किया। तो मैं देख सकती थी कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके लिए मैं आपको नहीं नहीं, नमस्कार, नमन करती हूँ और प्रणाम वो करती हूँ। क्या है सोनिया जी, जीवन की जो सीढ़ियां हैं उनको सब एक दूसरे का सहारा देकर ही चढ़ते हैं, एक दूसरे को गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं, है ना? वो तो बेशक। है ही। तो ये सभी लोग करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी कर लेते हैं, कोई ऐसा देखिए, इनको जब कैंसर हुआ तो ऐसा जी, नहीं है कि मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुई होगी या मैं एकदम सख्त बनी रही। अंदर तो मैं सोचती ही थी, बेशक, परंतु बेशक। किसी को नहीं कहा मैंने। 3 दिन बाद मैंने अपनी नंद को फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, और हरीश जी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इधर बीमार थी और मुझे रोज अच्छा। हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो उन्हें पीछे कौन देखेगा। तो फिर मैंने अपनी नंद को बुलाया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं कभी अकेले में तो रो लेती थी, पर किसी के सामने नहीं मैंने प्रकट किया। पर मुझे ना कभी ये नहीं हुआ कि हरीश जी ठीक नहीं होंगे। मुझे हमेशा ये बेशक। अंदर से यही मिला कि अभी ठीक होके आ जाएंगे। आशावाद। तो जब जब मैं उस स्थिति में था तो मुझे देखने के लिए कवि आए, हर्षवर्धन आर्य, आपने नाम सुना होगा, अपनी पत्नी के साथ। तो आकर जी। के बड़े रुआंसे से थे वो, मुझे देखकर उन्हें बड़ा दुख सा हुआ, बहुत कृशकाय हो गया था। तो उनकी पत्नी तो बल्कि पीछे बैठ कर के ना मुझसे मुंह छिपा के रोने से लगी।
तो नहीं, मैं मुझे कोई, मैंने कहा था यदि तुम्हें रोना है तो हॉस्पिटल मत आना। हाँ, तो मैंने कहा कि बहुत अभी अच्छी तो बात है। मैंने कहा अभी तो आप हैं। मैं कहा हर्षवर्धन जी ये छोड़ो, कुछ कविता वगैरह सुनाओ। तो वो कविता सुनाने लगे, वो कुछ वीरान, पहाड़, शमशान। मैंने कहा भैया तुम्हारा नाम उदासी वाली। शोकवर्धन होना चाहिए, हर्षवर्धन नाम है, सार्थक करो उसको। है ना। तो वो फिर यानी स्पिरिट जो है वो कायम रहनी चाहिए, बस सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात। है। खुश रहो और खुश रखो, हमारे जीवन का यही हाँ, जिंदगी के जितने भी दिन हैं। खुश भाई रखो। देखिए, मेरी आंख का ऑपरेशन था, जी मैकुलर जी। होल का। मैकुलर होल हो गया था इस वाली आंख में। तो इनके कोई दोस्त आए, वो मुझे कहने लगे अब क्या होगा सुधा जी, और यदि आंख का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दृष्टि है, समदृष्टि से समदृष्टि से देखूंगी एक सबको। से देखोगे। उनको यही जवाब दिया। इनकी आंख में जो मैकुलर होल हुआ, तो उसके जी। कारण जो उसका इलाज होता है उसमें 1 महीने तक औंधा मुंह किए हुए ही लेटे रहना पड़ता है। उल्टा लेटना आपको पड़ता। खाना पीना कुछ वैसे ही, आप सिर नहीं ऊंचा कर सकते, उसमें घुटने घिस जाते हैं, कोहनियां ये गिर कोहनियां जाए। घिस जाती हैं, माथे पे निशान पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है अंदर। पर वो एक किया महीना एक बहुत महीना लंबा समय। हाँ, और फिर जब वो यहाँ से जो भारत में कराया वो नहीं ठीक हुआ, और फिर दूसरी आंख में हो गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, होता नहीं है मैकुलर होल, कि ना उसमें होल हो जाता है तो आपको दिखता नहीं है, ब्लैक ब्लैक सामने आ जाता है। तो वो फिर उसका इलाज, फिर हम लोग गए तो आस्था ललित, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, सर्च किया, और फिर वहाँ से हमने किया तो वहाँ वहां इलाज कराया, तो उन लोगों ने पूरा मेरा ध्यान रखा आफ्टर ऑपरेशन। और एक चीज ऐसे दे दी जिसमें मैं मुंह ऐसे रख करके खाना खाती थी। उसमें सिर ऐसे ही करना है सिर हमेशा, नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं करना है। क्योंकि आँख में वो कोई ऐसी चीज़ डालते हैं कि जिसको हिलना नहीं चाहिए। तो अगर वो हिलेगी, ऐसे अगर सामने आ जाएगी, तो जैसे मरहम पट्टी जो है अगर घाव से दूर हो जाए तो इलाज नहीं होगा। तो समझिए कि मरहम पट्टी घाव पर रहे, तो ऐसे ऐसा नहीं था, वो उसमें एक छोड़ते। ये था कि वो अद्भुत है। हाँ आंख में अद्भुत। बुलबुले हाँ, बबूल वो छोड़ते हाँ, हैं, वो डालते हैं, और वो बुलबुला यदि हम ऊपर उठाएंगे तो वो इधर उधर हो जाए। इधर उधर, और नीचे तो रखेंगे ऐसे तो वो। समय में कौन मतलब आप लोगों के पास होता था? जैसे मान लो इस समय में आपने ही किया था ना, या कोई और भी था नहीं, हेल्प के मेरी लिए? बेटी थी आस्था। अमेरिका में कराया, तो बेटी। अमेरिका में आस्था और ललित थे। आस्था और दामाद। अमेरिका में करना है, ठीक है। हाँ, उनका बच्चा नहीं था तब। तो बहुत ध्यान रखते थे, हरीश जी कभी कोई चीज मुझे दिखा, देखो सुधा, फौरन कहते नो पापा, मम्मी नहीं देखेगी, डाउन, हेड डाउन। हेड डाउन। अरे अपने कमरे से बोल देते अरे थे। मैंने देखा, सोनिया जी अभी उदयवीर सिंह जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी। उदयवीर सिंह उदयवीर जी भी सिंह, हमारे साथ जुड़े हैं अभी अभी। आपका भी हाँ हम उनको स्वागत हमारे करते हैं, और वो लिख हमारे रहे हैं कि आप अद्भुत हाँ, शख्सियत है। राजपति यादव भी जुड़े हैं, राजेश प्रभाकर भी हैं। जी, उदयवीर राजेश जी प्रभाकर जी कह रहे हैं कि बारिश की हमारे साथ वजह से मैं अभी तक आपसे मिलने से वंचित हूँ, और जैसे ही बारिश का पानी उतरेगा मैं आपसे मिलने आऊंगा, ऐसा राजेश प्रभाकर जी लिख हाँ रहे थे। हाँ तो मैं आपकी बात से वास्तव में नहीं तोड़ रही थी। मैंने कहा हाँ, चलिए आप। उदयवीर जी के साथ भी हम लोग कई देशों में गए हैं। हाँ। वो जी। उदयवीर जी साथ ही थे जब ताशकंद में मेरे वो शुरू हुआ थी प्रॉब्लम। और सुधा जी की पेंटिंग्स भी वो शुरू से देखते हैं, वो खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं, हम हमेशा हाँ जी। नाश्ता तो इकट्ठे करते थे। हाँ, बहुत हाँ अच्छे कवि। मैं पढ़ती रहती हूँ इन लोगों को। तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन। और मैं ये मानती हूँ कि जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि उन्हें आपको सुनने का ये तो अवसर मिल रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं देवशील का, आप की वजह से हम आपको इतने नजदीक से सुन पा रही हैं। आपको लोग सर व्यंग पुरोधा कब से कहना शुरू किया, और आपको ये नाम अपने लिए सीखकर कैसा लगता है? देखिए क्या है, पुरोधा तो व्यक्ति बन नहीं पाता जीवन भर, पर लोग समझते हैं कि हाँ उसमें कुछ कर रहे हैं, पारंगत हो रहे हैं, तो कहना शुरू कर देते हैं। बल्कि पिलकेंद्र अरोड़ा ने तो एक नया नाम दिया, ये व्यंग ऋषि हैं। तब मुझे जी। बहुत वो लगा, अच्छा तो बहुत लगा हाँ, मन में। सर एक मिनट रोकिए। पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा था कि मैं राजेश खन्ना के बारे में, आनंद मूवी के राजेश खन्ना के बारे में आपसे बात करूँ। वो पता नहीं क्या मैं जानना चाहते थे। समझा नहीं, आपने जो कहा, क्या कहा आपने, कुछ आनंद आवाज। मूवी के बारे में बात करनी थी कुछ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ वो उसके बारे वो में तो कुछ जानना था। नहीं, हाँ। वो जब जब आनंद मूवी जब आई थी, जब
पहली बार हम लोग तब पढ़ते थे जब वो देखी थी, 70 में। तो देख कर के आनंद का जो चरित्र था तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा है, और मैं उससे अपने को ना साम्य कर रहा था, और मैंने कहा अगर मुझे कभी ऐसा हो गया तो मैं आनंद की तरह से बिहेव करूंगा। ये तो मुझे नहीं पता था कि सचमुच ऐसा हो जाएगा, सच में हो तो जाए। एक आनंद और, तो बट आई डिड, वो उसका असर असर था मेरे मन पे भी, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए बोला मैं। चलिए मैं हम अभी हम व्यंग की बात कर रहे थे। सुनाना कि वो अभी मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ, कैंसर अभिनंदन। अच्छा, अरे वाह। हम्म, वो उसी बात से जो उन्होंने कहा, बिल केंद्र जी ने जी। हम व्यंग पुरुषा की बात कर रहे थे। हाँ, तो व्यंग का ऐसा हुआ कि जब मैं 11वीं कक्षा में था तो मेरे स्कूल में जैनेंद्र कुमार जी आए। तो जी जैनेंद्र कुमार जी, दरियागंज में हमारा स्कूल था, दरियागंज में वो रहते थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में आए। हमारा वार्षिक उत्सव था, तो उस पर हमारे एक टीचर और प्रिंसिपल ने जो कहा, तो मुझे कहा कि मैं उस समय स्कूल की पत्रिका का छात्र संपादक था, तो ये कहते कि आप ना इनको एक कविता सुनाओ। तो मैंने एक कविता सुनानी शुरू कर दी। अब उसे एक भोली उम्र होती है, पता नहीं होता किसका किसके सामने कितना सुनाना है, तो मैं सुनाए चला जा रहा था, तो उन्होंने बीच में रोक कर कहा कि व्यंग अच्छा लिख सकते हो। बड़ा धीरे धीरे बोलते थे वो, तो ये अब मुझे तो पता नहीं था व्यंग क्या होता है। अरे व्यंग अच्छा लिख सकते हो, ये उन्होंने कहा, तो वो बात मेरे मन में रही। तो बाद में मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर व्यंग कहते, तो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की जो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उस समय व्यंग समझना मुश्किल होता है, हास्य मुश्किल से समझ में आता है, पर हम समझ जाते हैं उसको फिर भी। हास है, परिहास है, विनोद है, समझ में आ जाता है। व्यंग को समझना थोड़ा सा उस समय तो कठिन था। तो वो मुझे बात लगी। उसके बाद जब हम कॉलेज में आए तो बल्कि उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी अपनी समझ में। तो जब कहानी लिखी तो उस कहानी को पढ़कर के किसी ने कहा कि ये तो व्यंग व्यंग कथा है। मैंने कहा अच्छा। अरे ये व्यंग कथा है। मिस्टर कमेंट्री दास उसका नाम था, कि जिसमें एक आदमी कमेंट्री सुनता है, कैसे उसके कारण उसको कितने नुकसान होते हैं, क्या कुछ होता है, तो उस पर। तो बाद में फिर किसी ने कहा इसको भेज दो, तो वो नोक झोंक में छपी। तो 1965 में छपी, मैंने 63 या 64 में लिखी थी और 65 में वो छपी उसमें। और वो ऐसी पत्रिका थी, उसमें उस समय के जाने माने हास्य व्यंग के लोग उसमें लिखते थे, केपी सक्सेना भी लिखते थे, और नीरज जी भी लिखते थे, सब लिखते थे, बाल के क्या बैरागी भी बात। लिखते थे। तो वो उसमें छपी। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने कहा ठीक है। तो एक नीलम पत्रिका थी, नीलम पत्रिकारों ने एक व्यंग पत्र का वो किया था, प्रतियोगिता की थी। तो उस प्रतियोगिता में था कि जो युवक हैं वो युवतियों के नाम एक खुला पत्र लिखें, और युवतियां युवकों के नाम खुला पत्र लिखेंगे, युवक अच्छा, युवतियों। तो उसमें इन्होंने, वो कई महीने तक चली थी, तो उसमें उन्होंने जिस युवक को प्राइज दिया वो मैं ही था। 15 रुपए क्या बात है। मिले थे उस समय। तो उस पर भी जो निर्णय करने आए थे, संपत लाल पुरोहित, युग छाया एक पत्रिका थी, उसके संपादक थे। तो उन्होंने प्राइज देने के बाद अपने भाषण में कहा कि भाई ये जो इस बच्चे ने लिखा है, ये इसको नहीं पता इसमें व्यंग की कितनी क्षमता है, ये बहुत अच्छा व्यंग लिख सकता है। तो मैं सोचूं सभी लोग कह रहे हैं व्यंग व्यंग व्यंग, तो वो एक साथ साथ चलता था। और व्यंग का कोई शास्त्र नहीं है ना। जी धीरे जी। धीरे फिर हम फिर बीए में आ गए, फिर तो धीरे धीरे पता चलने लगा। अभी भी खोज रहे हैं कि असली व्यंग क्या होता है, शुद्ध व्यंग की खोज तो जारी है। लेकिन उसमें फिर लिखना शुरू किया, और जब एक कहानी ऐसी, एक व्यंग कथा लिखी, विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला, और जी। उस पर जो प्रतिक्रिया मिली, जिनकी मिली सो मिली, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मिली। अब क्या बात है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दो शब्द किसी को मिल जाएं, तो वो बस उससे भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, और ये लगा ठीक है, कि हाँ ठीक ये है। है। फिर बेडब बनारसी की मुझे एक किताब मिल गई कबाड़ी बाजार में, लेफ्टिनेंट पिग्सन की डायरी। जब मैंने वो अच्छा, पढ़ा तो मैंने कहा अरे अरे ये व्यंग है। तो उसमें ना समझ में आ शाब्दिक चमत्कार से कुछ समझ में आया। और गया। और तब मैं कन्हैयालाल कपूर को पढ़ता था, फिक्र तौसवी को पढ़ता था। हाँ, फिर फिर मिल गए परसाई जी। जब हरिशंकर परसाई को पढ़ा, हाँ उनसे पहले कृष्ण चंद्र को पढ़ा।
तो जी। उनका गधे की आत्मकथा, गधा नेफा में ऐसे ऐसे थे। तो मुझे लगा कि भाई ये व्यंग होता है। और फिर परसाई जी जब आए सामने, तो परसाई जी, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और लतीफ गोंगी, ये 4 लोग मिले। और ये तो नहीं मालूम था कि कालांतर में मैं इन सब का स्नेह पात्र बनूंगा और इनके साथ उठना बैठना भी होगा। उस समय तो ये मेरे आदर्श थे। तो बस फिर होता है ना, आप क्योंकि चीज़ें नैसर्गिक होती हैं, आप ठीक है। उसको बना नहीं सकते, है ना, उसको अर्जित करते हैं, अभ्यास आप करेंगे, पर प्रतिभा का होना सबसे पहले है। तो सबसे पहले। वो प्रकृति ने जो दिया था, तो उसको थोड़ा सा मानने की कोशिश की, सबको पढ़ा, और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि व्यंग का शास्त्र नहीं है, तो लोग व्यंग के लिए बुलाते थे, तो वो फिर व्यंग पर प्रश्न करने लगे। तो फिर जो लोग लिख रहे हैं वही लोग जो है वो उसकी आलोचना करने लगे, जिनमें बालेंदु शेखर तिवारी थे, प्रेम जन्मे थे, मैं था, हम लोगों ने। फिर हम जाते थे गोष्ठियों में, अनूप श्रीवास्तव लखनऊ में गोष्ठियाँ करते थे, उसमें हर चर्चा साल होती थी हर साल। हर साल मैं और प्रेम तय करते थे क्या होना है। तो फिर जब आप विषय। सवाल बना रहे हैं, विषय बना रहे हैं, तो आपका, है ना, चिंतन में आप चले जाते हैं, फिर आपको गहराई से सोचते हैं, तो उससे लाभ मिला। और फिर धीरे धीरे अब ये स्थिति आ गई कि लोगों ने हमारे ही साहित्य पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। 18 रिसर्च हो चुकी हैं हाँ, ना, वही वही मैंने 3 लिखा हो हुआ रही था। हैं। तो हाँ, कितने लोगों की रिसर्च जो है वो सफल हुई है आपके उसमें? आपके साहित्य पर जो शोध कार्य हुए हैं, तो कितने शोधकर्ताओं को उपाधि मिली? हाँ, उनको 10 को डिग्री मिल गई है, 10 और को डिग्री मिली। 18 लोग कर रहे हैं। 3 की सूचना मुझे अभी और मिली है, जो मुझसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। और वेरी। इनमें से इंटरेस्ट रुचिकर बात ये है कि जैसे महाराष्ट्र के हैं 2-3, एक मध्य प्रदेश का है, और अभी रमणीक मोहिनी जी जो आपके प्रोग्राम में भी आती हैं, तो उन्होंने भी किया है। विवेक गौतम जो जाने माने कवि हैं, उन्होंने भी मुझ पर ही किया है। तो तो ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं। और फिर आपकी जब रचनाएं पाठ्यक्रम में लगती हैं, हाँ जी। तब शायद वो जो आपने बात पूछी, हालांकि मैं बड़े संकोच से बता रहा हूँ, विनम्रता से बताना नहीं चाहता सर, हूँ। आप खुल के बताएं, अच्छी बातें सारी हाँ, जनता तक पहुंचनी जरूरी है। सर, तो आपका सानिध्य एक अमूल शिक्षण की भांति होता है, और यहाँ परिवार की तरह हम एक साथ रहते हैं। बिल्कुल उदयवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तभी मैं कह रही हूँ कि आज के लाइव को हम जितनी ज्यादा शेयर कर सकते हैं हम करें। और मेरी वैसे भी दिली तमन्ना रहती है कि जो हमारे बीच में है वो शख्स शख्सियत है, तो इन लोगों को जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और हम कुछ भी सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सिलेबस की फिर बात कर रहे हैं। कहता कि पाठ्य पुस्तकों में जब आदमी जाता है, जैसे हम लोग मैथिली शरण गुप्त हो, प्रसाद हो, प्रेम चंद हो, है ना, इन सबको पाठ्यक्रम से जानते थे, और प्राय वही कविताएं, वही रचनाएं ध्यान में रहती हैं जो पाठ्यक्रम में होती है ना, उन्हीं पर बात होती है। तो फिर वो एक समय आया कि जो भाई मेरी रचना भी पाठ्यक्रम में लगने लगी ना। वो अब ये देखिए कि बम्बई विश्वविद्यालय में मेरी 2 किताबें नाटक पर भी हैं, वो और एक व्यंग का है, तो वो वहाँ पर सहायक पुस्तकों के रूप में उसमें है, जबलपुर में है। और बड़ी बात कि फिजी की जो साउथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी में है, क्या बात है। कोर्स में दिल्ली चढ़ी पहाड़ फिरी रचना उसमें लगी बहुत सालों से। अच्छा, फिर और भी हैं, कोई 13-14 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अलग अलग रचनाएं लगी हैं। और जैसे एक मेरा उपन्यास है, रेतीले टीले का राजहंस, वो आचार्य तुलसी की जीवनी परक उपन्यास के रूप में है, वो राजस्थान में कुछ स्कूलों में लगा है। तो जब रचनाएं पाठ्यक्रम में लगती हैं, आपके ऊपर सवाल बनते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तब थोड़ा सा दायरा बढ़ता है। तो यानी बेशक। क्रम ये है कि अनवरत रहे, ठीक ठीक रहे, और चलता रहे तो ठीक है। और आप जैसे मित्र मिलते रहे, इतने इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पूरा पढ़ तो नहीं पा बहुत रहा, अच्छे लेकिन कमेंट कर रहे हैं। नाम सबके जानता हूँ। वो application। मीना हाँ, जी आज लेकिन हमारे साथ, और वो कह रही थी कि विदेशी प्याले में देसी चाय, ऐसा कुछ उनका कमेंट था। और अमरीकी प्याले में नहीं, अमरीकी प्याले में भारतीय चाय, ये हाँ, मेरा ऐसा कुछ। उपन्यास है, जिसको कि अभी 2022 का ना बेस्ट फिक्शन ऑफ द ईयर मिला है, अरे वाह। इंडोनेशिया और जापान की संस्था युकोतियो, तो उन्होंने वो अवार्ड दिया है। तो हाँ, वो सुधा एक जी। जी सुधा जी। जी। नहीं, आप बोलिए।
अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं हो गया पूरी नहीं, बात। करो ना, करो। मेरे पास तो इतनी बातें मैं हैं, वो सुधा पूरी दी हो थी। सुधा हाँ, जी। इसीलिए थोड़ा सा रोका यूं कि सुधा दी थी पूछना चाह रही थी, तब 4 पंक्तियों में एक जैसे चित्र बना देती है पूरा, जा तो आपको चित्रकला थी, इसलिए 4 पंक्तियों में इतनी गहरी बात आपने कब से कहनी शुरू की और कैसे कह ली थी इतनी आसानी से? बहुत पहले से मैं लिखती थी अपनी डायरी में, जी। पर कभी किसी को सुनाती नहीं थी, ना किसी को कुछ कहती थी, ना बताती थी। एक बार मैं हुँ, कहीं बाहर, शायद आँख के ऑपरेशन के लिए बाहर गई थी, तो हरीश जी ने मेरी वो डायरियाँ वगैरह सब निकाल के पढ़ ली। पढ़ ली। मैं अमेरिका में थी तब, क्योंकि आँख का ऑपरेशन था। ये आ गए थे और मैं नहीं आ सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप एरोप्लेन की वो हाँ, यात्रा नहीं यात्रा कर यात्रा। नहीं। तो इन्होंने वो सब डायरी में से निकाल करके, मेरे ना वो नरेंद्र मोहन जी को दिखाई, बालसूब राय जी को दिखाई, जो दोनों हुँ, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र थे। तो उन्होंने कहा, निश्चित। अरे ये तो इतना अच्छा लिखती, तुम क्या हो इसके सामने, अरे जल्दी ऐसे जल्दी नहीं, जल्दी छपवाओ इसको। ऐसे नहीं कहो। तो नरेंद्र मोहन जी को मैंने कहा, आप भूमिका लिखेंगे, आप समालोचक भी हैं और इतने बड़े कहते हैं भूमिका मैं लिखूंगा, मुझे जरा कुछ भेजो। जब मैं 10-15 भेजी तो कहने लगे, जो बात आपने कही, कहते ये तो भाई चिंतन की अबाध गति है सुधा में, तो वाक़ई। है वो तो कितना सोचती है। और उसको लेकर के तब वो फिर इनकी पुस्तक आई थी और अच्छी चर्चित रही। बल्कि मुझे एक व्यक्ति मिला एग्जामिनेशन सेंटर हाँ, में, वो जब सब लोग खाना खाने लगे ना, पेपर चेक करने के बीच में एक टाइम बनाया हुआ था, तो उसने कहा कि जी, जी। खाना खाना खाने से पहले मैं आपको 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। तो अपने झोले में से एक कविताएं सुनाई, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो सुधा की किताब लेकर मुझे कविताएं सुना रहा क्या बात है। उसने बता दिया, था। हाँ बता दिया था उसने कि ये स्नेह सुधा जी हाँ, की। नहीं बताया था, उसने बताया कि ये सुधा नहीं, जी वो की। तो ख़ैर चलिए। पर हाँ, मुझे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ना कि देखो सुधा। वो तो वो, मॉरिशस में भी वो किताब अपने उनके झोले में थी। हाँ वो सब जगह रखते थे उसको। अपने झोले में रखते थे वो। तो वो जो चिंतन की बात कह रहे थे कि ये असल में सोचती बहुत है। अब ये बताओ भैया। बता दिया। बहुत सोचनी है और आपकी कविताओं में मतलब आस-पास का दर्द बहुत झलकता है। तो हाँ, मतलब मतलब वो मैं आप अपने समाज में जो देखते हैं बस वही लिख देते हैं। वही लिख देते हैं। क्योंकि आपके पास तो इतना मुझे नहीं लगता गॉसिप का वक़्त होता होगा कि आप कहीं इधर-उधर जाके, जैसे आम तरह की औरतें हैं गॉसिप में अपना समय निकालती हैं। लेकिन आपके बच्चे, आपका घर, आपकी चित्रकला, आपकी कविताएँ, उसके नहीं बीच में मैंने आपको गॉसिप करना या इधर-उधर सहेलियों के साथ वक़्त बिताना, वो आपकी ज़िंदगी में था या नहीं? नहीं मैंने आपको कहा ना, मैंने समय को साध रखा था। हाँ, इनका वही। इनका टाइम टाइम मैं मैनेजमेंट बहुत टाइम अच्छा है। मैनेजमेंट कर रखा था। इतने जी, इतने बजे से टाइम। इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ये सब चीजें। और शादी के बाद भी वो मैंने उसी तरह रखी। बच्चे हो गए तो मैंने उनके लिए अलग टाइम बना लिया, ऐसे करके सारे टाइम बद्ध होता था मेरा जीवन। कि इस समय मुझे 4 बजे बच्चों को मुझे सुला देना, 3 बजे आते थे, खाना खाते थे, 4 बजे सो जाते, 6 बजे उठना है। उतने बीच में मैं भी सोती थी। और फिर उसके बाद उन्हें एकदम दूध वगैरह देना शाम का, पिताजी को चाय ये चाय सब चीज, दीजिए। पिताजी को चाय देनी है, माता जी को चाय देनी है, हम दोनों ने भी चाय पीनी है, बच्चों को दूध वगैरह देना। तो ये सब चीजें मैंने समय अनुसार कर रखा। फिर उसके बाद मैं 6:30 बजे फ्री होती थी। फिर मुझे 8 बजे तक पढ़ना था। अपने जी, कॉलेज की कॉपियां चेक करनी है, कॉलेज का लेसन तैयार करना है। 2 घंटे मैं वो तैयार करती थी। उसके बाद 8 से 10 बजे तक मैं रसोई में रहती थी, खाना जी। बनाना। तो इस तरह मैंने टाइम को बांध रखा था। एक वर्किंग वुमन जब आप प्रोफेसर थी और उसके बाद जब आप प्रिंसिपल हुई, तो मतलब एज़ ए प्रिंसिपल आपका कैसा एक्सपीरियंस था और एज़ ए प्रोफेसर आप बच्चों के लिए कितने प्रिय थे? किसके लिए? बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए? अपने स्टूडेंट्स हाँ के लिए। हाँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी, क्योंकि कई बार क्लास नहीं ले पाती थी, हुँ। क्योंकि उधर प्रिंसिपलशिप का बड़ा सारा काम था। जी, जी। तो मैं नहीं जा पाती थी क्लास लेने, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी। परंतु मैं फिर भी बच्चों को कहती इस समय आ जाना, तो हुँ, बच्चे हुँ। मुझे बुलाने ही आ जाते थे।
और कहते मैडम आपकी क्लास से आ जाओ, नहीं तो ध्यान नहीं रहता था ना उधर काम जी जी करते जी, हुए। बहुत काम हो जाते थे। सभी हाँ, विभागों में जाते थे, तो रुके फैसले। और वैसे जैसे सभी विभागों के जो फंक्शन होते थे वो सब लोग मुझे इनवाइट करते थे। मैंने हर एक विभाग में जाकर के काम किया, मतलब जाती थी उनका प्रोग्राम देखती थी। जो प्रोग्राम होते थे तो बुलाते हैं ना सब लोग। भाषण, वक्तव्य। हाँ, सब मैंने किया उस समय, और सब जगह जाकर के मैंने भाषण भी दिया। और जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट था, जबकि मैं इंग्लिश की तो थी नहीं, परंतु उधर भी जाकर के मैंने एक लेक्चर दिया। अरे वो बताओ ना, जो तुमने इतना बड़ा काम किया, जो रुके फैसले थे उनको हाँ, अपॉइंट वो किया। हाँ कोई बात। बताइए। ऐसा है, जो चीजें हमारे लिए छोटी बड़ी बड़ी होती है ना, इनके लिए छोटी छोटी होती है। देखो नहीं, ये आप बताइए मुझे। बताओ। नहीं तो ठीक है ना, सब कुछ किया जो कुछ करना चाहिए था कॉलेज में। और कभी भी मैंने उधर वो नहीं किया, वो नहीं किया कि भाई काम को टालूं, ऐसा नहीं किया। मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ था कि काम रोज का रोज खत्म करके जाना है। तो चाहे मेरे हम्म। बच्ची की सगाई थी, नहीं जी, म्यूजिक का उसका संगीत प्रोग्राम था, संगीत संगीत समय था। प्रोग्राम। तो संगीत का, हाँ। हाँ, हरीश जी ने मुझे फोन किया, सुधा 7 बज गए, 7 बज गए, मुझे फौरन घर आओ, तुम्हारे घर में संगीत का प्रोग्राम है, आस्था की मेहमान आ मेहमान आ चुके गए। थे। फिर मैं फटाफट चली गई। जब मैं गई उधर तो प्रोग्राम वैसे ही शुरू कर दिया और हो गया। हम्म, तो मेरी सहेलियां भी आई हुई थी, वो तो अपने चली गई थी जब सज क्लास धज खत्म कर हुई, आई थी। सज धज जी के जी आई जी। थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि सुधा, यही सुबह तूने साड़ी पहनी थी कॉलेज में, यही पहन के इधर बैठी है। क्या बात है। मैंने कहा कहाँ मुझे समय था कि मैं साड़ी बदलूं और वो करूं। मैंने कहा ठीक है, सब चलता है। मैंने किसी को क्या पता कि मैंने सुबह ये साड़ी पहनी, तुम्हें पता है तुम कॉलेज में थी, ठीक है। ये है कर्म की पूजा, और ये हम यही, मैं तो यही मानती हूँ, इसीलिए स्वर्ग और नर्क यही है सब कुछ। जो आपने किया अपने समय में, वही आपके सामने है कि आपकी बच्चियां अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल है, इतनी देखिए प्यारी है, आप ही की तरह मेरे उनमें पिता संस्कार है। मेरे जी। पिताजी ने मुझे कहा था, समय का हिसाब जरूर रखो, समय के हिसाब से काम करो, तब तुम्हारे काम होंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो सारे काम पड़े रह जाएंगे। अब पड़े रह जाते हैं। अब नहीं होते मेरे से। अब अब मेरे से जरूरत काम भी नहीं है। अब मेरे से काम नहीं होता। अब अब मैंने एक कामों ने अपने आप को आपके हिसाब से साध लिया है ना, अब मैं क्योंकि आपको अलमारी आदत पड़ चेक चुकी है, करती आपको पता ही नहीं लगता आप कुछ कर रहे हो, अब अपने आप होते हूँ। हैं वो सब। नहीं ऐसा नहीं, मानती ऐसा हूँ। नहीं है। मैं सोचती हूँ पर है नहीं ऐसा। पर मैं अपनी अलमारी एक साफ करने में लगी हुई हूँ, 2 दिन से वहीं पड़ा है, पर हो नहीं पा रहा। मैं आ जाती हूँ आपको। मिल के करते हैं। छोटी सी अलमारी है, अभी हो जाएगी। नहीं नहीं, उस बीच में कुछ और करने लग गई थी इन्होंने, कुछ असल में पुराने उस हाँ। अलमारी फोटोग्राफ। में ना बहुत फोटोज निकली, जो कि बहुत अच्छा। पुरानी में, ओ, 1950 की, 1941 की, इतनी मैं बाप समझ पुरानी गई पुरानी। फिर क्या हुआ होगा। भरपूर। तो वो सब वो देखती जा रही हूँ। हाँ, एक उसमें से ये भी निकली, बड़े दिनों बाद देखी हमने। अरे वाह, कितनी ये उन्नीस सौ खूबसूरत थी। इक्यानवे की है, 91 की। ये बैठे जी। हुए राजा रानी और राजकुमारी यहाँ बैठी। जोड़ी सलामत रहे, दिल से शुभकामनाएं। शर्मा आरके जी ऐसा कह रही हैं, बेशक आपकी जोड़ी में बहुत बहुत शुभकामनाएं रही हैं। सर, आपका थैंक शुभकामनाएं हमें। नीलम वर्मा जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत। आपका नाम नहीं ले पाई थी। नदा पाटनी जी बहुत यू। देरी से हाँ, जुड़ी हैं, आनंद। वो बहुत पहले से जुड़ी हैं। वो कह रही हैं बहुत सरस है आपकी सुनना, और हमेशा आपके साथ में रहना भी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अन्नदा मन जी में और भी नीलम, एक अन्नदा जी नीलम जी तो मित्र है ना, ये लोग तो घर हम्म, में भी आते हैं, सुधा जी को देखते भी हैं, सब क्या है। और आपको पहला जो पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार था शायद, वो आप उसके बारे में कुछ बताना, कौन सी हाँ, पुस्तक के लिए मिला आपको पहला सम्मान? बात हुई। ऐसा था कि ये भारतीय ज्ञानपीठ ने एक योजना बनाई थी कि 40 साल से कम आयु के जो युवा हैं, वो अपनी पांडुलिपियां दें। तो पांडुलिपियों की प्रतियोगिता थी, तो प्रतियोगिता थी जी। वो। तो उसमें श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी जी
बाल सुब्राही जी जैसे जो लोग हैं ये इसके निर्णायक थे। तो उसमें 48 पांडुलिपियां उन्होंने सेलेक्ट की थी, तो उनमें से फिर किसी एक को उन्होंने चुनना था, तो वो तब मेरी पांडुलिपि चुनी गई। और शरद जोशी जी ने कहा कि तुमने इस पांडुलिपि का नाम कुछ विक्रमार्क। ये कौन बोल रहा है? पीछे तो उन्होंने उन्होंने उसका नाम बागपत खरबूजे मेरी एक रचना जो उसमें थी उसके नाम पर दिया कि ऐसा ही करना है। तो अब जहाँ इतने बड़े महारथी जो जजमेंट जब दें, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल जो हमारे सिरमौर हैं सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से, तो उन्होंने जब वो मोहर लगा दी तो उससे क्या होता है ना कि फिर वो खोटा सिक्का भी चलने लग जाता है, और अगर उसमें ऐसे मत कहा करो। थोड़ी सी जान हो तो वो वैसे भी चल पड़ेगा। ऐसे नहीं कहा। है, तो वो फिर बाद में भी वो भी दूसरी प्रतियोगिता थी जो सरकार की थी, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार की। तो उसमें पुलिस और मादक पदार्थ इस पर था, तो उसके लिए भी मुझे किताब लिखने के लिए पूरा 1 साल दिया गया था, तो वो भी मिला। फिर साहित्य कला परिषद का, तो पहले के 3-4 जो बड़े पुरस्कार हैं वो सब प्रतियोगिता से जीते हुए थे। तो उसका एक अपना अलग गौरव होता है कि आपने प्रतियोगिता में आपने इसको जीता, वो आप तब विजयी हैं। बाकी तो अब कई जगह लोग बुलाते हैं, पुरस्कृत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। लेकिन जब आप प्रतियोगिता जीतते हैं तब मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी बात कुछ और होती है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या था, चूंकि वो ज्ञानपीठ का था, टाइम्स ऑफ इंडिया का था, तो अखबारों में बहुत चर्चा हुई। वो मेरे एक स्टूडेंट ने उसको सारी कटिंग निकाल के एक एल्बम बना दी, बच्चों ने बना दी, और जगह जगह कई कई दिनों तक पत्र पत्रिकाओं में आता रहा। तो उसका एक अच्छा प्रभाव था, वो ठीक था। पर यह है कि जिम्मेदारी बढ़ गई फिर कि अब एक नामचीन पुरस्कार आपके नाम से है, तो भाई हाँ, ये सुशील साहिल साहिल जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बागपत के खरबूजे जब उसका नाम था, इन्होंने एक बात लिखी बॉटनी की कि आप बॉटनी के जानकार हैं। वो तो हमारे हमारे कॉलेज में हुआ था, मैं हिंदू कॉलेज में क्या पढ़ा हुआ रहा था? था। हुआ ये कि जब मुझे वो अवार्ड मिला तो उसके बाद मेरे स्टाफ एसोसिएशन ने मुझे सम्मानित किया। तो वो 100-125 लेक्चरर पूरे बैठे हुए थे कक्ष में, तो वहाँ मुझे जब अभिनंदित कर रहे थे तो हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर बॉटनी के लेक्चरर थे, प्रोफेसर रामपाल जी। तो जी रामपाल जी कहते कि आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट हरीश। तो वो खड़े हुए तो सबने सोचा ये हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक तो बोल नहीं रहे, बॉटनी वाले बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एनसीसी का इंचार्ज था, हरीश मेरे साथ एनसीसी में जाता था, उदयपुर भी गया, यहाँ भी गया है, और ये तब भी बहुत अच्छा लिखता था, पर इसको तब भी बॉटनी का बड़ा शौक था। ये फूल पत्तियां देखता था, पेड़ों को देखता था, फूल उस पर ध्यान रहता था, मैं नोट करता था। तब भी इसने बहुत, फिर इसके दादाजी जो हैं वो वैद्य हैं, उनकी भी मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें भी बहुत कुछ था किस फूल से क्या मिलता है। तो आज इसने बागपत के खरबूजों पर लिखा है और इसको अवार्ड दिया गया है, तो मैं बहुत खुश। अब वहां पर इस बात को मैं और मेरे कुलीग सुरेश ऋतुपर्णा भी जानते थे कि इसमें क्या, बाकी किसी को पता नहीं था। सबने सोचा शायद बॉटनी की किताब होगी। बल्कि एक समाचार पत्र में तो ये भी आया था कि जो कि ये प्राइज जो है, ये कमाल है कि अब पेड़ पौधों वनस्पति विज्ञान पर भी जो है अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार देने लगी। जी, और सुधा जी, आपको पहली बार किस के लिए सम्मान मिला, किस सम्मान कैसा था, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हरीश जी के साथ। फिर शर्मा रहे हैं आप। शर्मा जाती है, ये मुझे कहती मैं बताऊं। देखो मैंने नहीं कहा कि सुधा क्या मेरे बारे बताऊं, में फिर टाइम छोटी सी तो बात थी, हाँ है ना? वो हाँ, इनको ज्ञानी जैल सिंह ने दिया था, कबीर कबीर सम्मान। सम्मान दिया था। कादम्बनी क्लब वालों ने गाडरवारा जहाँ इनका जन्म हुआ है वहाँ पर इनका बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ, तो 3-4 घंटे चलता रहा। तो इनको ये अपने बारे में बताएंगे नहीं ना, इनको बड़े प्रशस्ति पत्र दिए गए, और मैं इनका पति हूँ इसलिए मुझे भी थोड़ा सा उन्होंने एक चिट्ठी दे दी कि भाई आपने हमारी बेटी को संभाला मोहम्मद है। मोहब्बत बहुत बहुत अच्छा था। फिर मोहब्बत का सम्मान। हाँ, फिर इनको एक उर्दू मजलिस है रेख्ता वालों का,
निजामुद्दीन दिल्ली में, तो वहाँ आप तो जाती हैं वहाँ, तो उन्होंने मोहब्बत अवार्ड दिया था इनको। अरे उसका हाँ मुझे कहीं लगा उसका नाम ही ऊपर है लगा हुआ। मोहब्बत अवार्ड। फिर कुछ विदेश से भी इनको मिले हैं, मॉरिशस से मिला है और जगह से भी हैं, कुछ यहाँ सामने रखे हुए, सोच रहा हूँ एक आधा दिखा दूँ आपको क्या। तो छोड़ो। हाँ, तो ये मिल इनको भी। हाँ, तुम्हें सुधा कैसा लगा ये पूछना चाह रही अवार्ड लेके? बताइए ना। भाई अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। कोई मुझे सम्मानित कर रहा है, मुझे अवार्ड दे रहा है, तो मैं सोचती तो यही हूँ कि मैं इस लायक तो हूँ नहीं, पर चलो मिल रहा है तो बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी। पहली बार जब आप अकेली गई थी विदेश यात्रा पे और आप अकेली रही थी, उसके बारे में भी मुझे आज तक एक बार कोई बात हुई थी मेरी, मुझे कुछ अलग सी बात पता चली थी जब आप दोनों अलग हुए थे। पहली बार आप विदेश अकेले गए थे और आप पीछे से अकेली थी, और जब आप आए थे तो कुछ उसका कुछ किया था एक्सपीरियंस। ये बताएंगी? मैंने ना सारी हाँ, दीवार पर मैं तब तक पानी पी कर आता हूँ, ये बताएंगी कुछ? क्योंकि आप ये शर्म बताइए फिर। में उठती है। नहीं नहीं, चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से जाओगे। चलो चलो कोई नहीं, अरे हो गया हो गया। हाँ जी, अब तुम ठीक से आ जाओ सामने। कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या होना था, ये चले नहीं, गए। बस कुछ तो बात पता लगी थी मुझे। मैं बहुत उदास हो गई थी, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, फिर हाँ, आपने उदासी में कविता लिखी या चित्र बनाया? चित्र तो बनाया, मैंने बताया ही था आपको, ये गए थे तो मैंने इनका स्केच बना लिया था, और अच्छा बना है वो स्केच, मुझे भी अच्छा लगा। और 92 की बात है, जी। पर मेरा मन नहीं लगता था। वो बताओ जो सारे चित्र कैसे बड़े करा कर आगे किया गया था, वो बताने वाली बात। मैं उठ जाऊंगी अभी। नहीं नहीं बस। तो है ना, ये मैंने क्या किया, पूरी दीवार पर अपने हम्म, इनके दोस्त से कहा कि मेरे को कुछ इस तरह कर दो, दीवार में वो ना हो, नहीं तो वो क्या क्या कील वील लगानी पड़ेंगी या क्या करना तस्वीर पड़ेगा। लगानी? जी तो मैंने जी। क्या किया, थर्मोकोल ले आई हम्म, और उसमें वो करके थोड़ा सा वो टेप लगा करके ना उसको दीवार के साथ चिपका दिया। चिपका और दिए, हाँ। हाँ, और उसके पास जाकर के, फोटोग्राफर फोटोग्राफर के पास जाकर के, प्रेम स्टूडियो है दिल्ली में, उधर हम्म, जाकर के सारी फोटोज उसको दी। ये फोटो इतने साइज की करनी है, ये इतने साइज की करनी है। एक मैंने फोटो दी कि इसको पूरे दरवाजे के साइज का करना है। अच्छा। हाँ, उसको दे दी और इनको सबको बना दो। उसने बना दी सारी, और वो सब मैंने उस दीवार पर थर्मोकोल पर लगा दी। लगा दी। थर्मोकोल चिपक गया दीवार से, और फिर सारी लगा दी, और सारा कमरा इधर से उधर सब जगह जहां देखो हरीश जी दिख रहे थे। क्या तो बात, क्या बस बात। तो ये है प्यार, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये सुधा ने खींचा था और ये सुधा ने इसको इतना बड़ा करा दिया। बहुत खूबसूरत आपके खींचे चित्र बर्फ पर बोल उठते हैं, बेशक बिल्कुल पर ठीक हुआ है क्या, जी। उसने और ना ये उतनी बड़ी नहीं करी दरवाजे की जितनी। तो हम्म, मैं तो उधर रोने लगी, कहते मैडम रोती हम्म, क्यों है आप? इससे बड़ी होगी तो ये ना खराब हो जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब ज्यादा बड़ी होगी तो वो ऐसे फट सी जाती है ना फट फोटो। जाती है, फट जाती है, हाँ, हाँ। तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा चलो इतनी ही सही, पर इतनी बना के मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो। और सारी जगह ये किया, फिर कविता वविता भी लिखी कुछ डायरी में। वो कविताएं क्या थी, ऐसे ही बचपना था। नहीं, नहीं बचपना आज तो खैर कहीं कुछ नहीं होता। आज बचपना लग रहा है आज इनको। बचपना। वो तो आपके अंदर आप जो आपस का प्यार है, वो तो अब लाड में बदल चुका है। मैं कहती हूँ कि इस चीज पे आकर वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है, और ये बना रही। बच्चों की परवरिश में आपका कितना साथ दिया नवल जी ने, बच्चों को पढ़ाने में या और ये परवरिश में किसी भी बहुत तरह? साथ दिया। शिखर सम्मान, ये दिखा मैं दिखाता हूँ। बहुत बहुत दिया इन्होंने।
और इनकी वजह से ही सारे काम हुए। ये अपना मतलब घर की तरफ भी इनका पूरा ध्यान था, ये नहीं जी कि सिर्फ अपना व्यंग ही लिखते रहते हो, ऐसा नहीं था। हम्म। अपने इनकी मम्मी वगैरह थी, इनके पिताजी थे, दादाजी थे। दादाजी थे, तो सबको देखते थे, बच्चों को भी देखते थे। बच्चों के जब कहीं जाते थे तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाते थे, बच्चों को अच्छा लगता था। उनकी जी जैकेट्स खरीद के लाते हैं तो वो बड़े खुश होते थे। तो इस तरह जाते थे। एनडीटीवी में जब जाते थे, एनडीटीवी ही था ना, तो उधर से नीचे से चॉकलेट वगैरह खरीद के लाते थे, बच्चों को देते थे। और मुझे भी अच्छा लगता था कि बच्चों पर ध्यान देते हैं, बच्चों का ख्याल करते हैं। और बच्चे भी बहुत प्यार करते थे अपने पापा को, करते नहीं नहीं, हैं। बच्चे अच्छे हैं। ये एक मुझे मिला अभी, ये क्या इनको बात। स्वयं स्वयं सिद्धा मित्र ये मिला, संगम पत्रिका। शिखर सम्मान। हाँ, मित्र संगम पत्र ये दिया। ये लिखा ना, काव्य कुंभ में स्वयं जी जी सिद्धा जी जी। सम्मान मिला था इनको। क्योंकि ये नजर उदयवीर पड़ती सिंह जी सामने। कह रहे हैं कि बुद्ध पर लिखी आपकी कमाल की कविता है। बेशक उदयवीर सिंह जी, हमने ये हाँ, कविता सुनी है। बुद्ध पर लिखी आपकी अगर आपको ध्यान हो तो आप सुनाइए, या बुक हाँ निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बुक नहीं याद। गौतम पर कह रहे हैं वो, शायद कहने जी है हाँ ना। जी हाँ जी। हाँ। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ, दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ न व्यापता और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। क्या बात। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और है आप दोनों से ही, कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। आस्तिक होना कैसा मानते हैं, किसको मानते हैं आप। सुधा जी, पहले आप बता दो। मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ, जी तो उतना ज्यादा मैं वो नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैं आस्तिक ही हूँ, क्योंकि मैं जी ईश्वर को मानती हूँ। मैं बचपन से राम को बहुत मानती थी। जी। मेरी माँ सनातनी थी। मेरी माँ रामचरितमानस का पाठ पढ़ती थी, उनको मैं रोज सुनती थी। तो मैं भी रामचरितमानस का पाठ बचपन में पढ़ती थी रोज। अब नहीं करती, पर बचपन में जरूर करती थी रोज। तो मैं पूरी तरह से, मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, आस्तिक ही हूँ। मतलब ईश्वर को मैं मानती हूँ कि कोई तो सत्ता है। आप अब इस उम्र पर में मैं मतलब मंदिर धर्म वगैरह के लिए या मंदिर कर्म नहीं के लिए क्या जाती, मैं करते हैं, मंदिर। क्या लगता है आपको, समाज सेवा हाँ, के लिए या लोगों के लिए। समाज सेवा। समाज सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें आस्तिक और नास्तिक की नहीं तो नहीं, कोई बात ही नहीं। उससे अलग प्रश्न नहीं, पूछा। आज के उम्र में आप धर्म के लिए, समाज के लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या कर रहे हैं, आप कुछ अलग से कर रहे हैं, साहित्य हाँ से अलग। हाँ, नहीं मैं करती वर्ती तो कुछ नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, परंतु थोड़ा बहुत है, जैसे मेरे घर में जो आती हैं, इनकी मैं जरूर मदद करती हूँ, चाहे अच्छा, जी पैसे से मदद शादियां करूँ। कराई थी लड़कियों की। और मैं ये सोचती हूँ कि जिनकी लड़कियां हैं तो उनको मदद करूँ, उनको। जी। और किसी की शादी में मुझे देना होगा तो मैं पैसे से उनकी मदद करती हूँ, कपड़ा देती हूँ कुछ। इन्होंने, मैं बता देता हूँ ये नहीं बताएंगी। फिर वही हम बात लोगों है, ने शर्माने में। हाँ, हम लोगों ने सोच लिया था इनके माध्यम से कि हर साल, तब उस समय 10,000 में एक अच्छी रकम मानी जाती थी, कि हम इतने पूरे साल भर बचाएंगे कि ताकि 10,000 रुपये हम एक कन्या की शादी में दे सकें। लगा तो उसके लिए खोज लेते थे। जैसे हमारे एक डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, उनके कंपाउंडर की 7 बेटियां थी, तो 7 तो हमारे सामने वैसे ही थे। तो ऐसे ही कोई जो घर में काम करने वाली, किसी की बेटी की शादी होनी, किसी का कुछ होना है, तो वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेते थे, तब उसको देते थे। और इस कॉलेज में भी यदि कोई लड़की बहुत ज्यादा नीडी है, उसके बड़ी दिक्कत है, तो मैं स्कॉलरशिप उसको जरूर कुछ ना कुछ करती थी। स्कॉलरशिप हाँ बनाई थी बाकायदा। और जैसे रोटरी क्लब में जब हम लोग बाद में गए, तो उसके माध्यम से भी वो तो सबको, सभी लोग करते भी हैं हाँ। और करना भी चाहिए। और मेरी जी स्टूडेंट होती थी ना, तो कई स्टूडेंट्स को तो मैं अपने साथ बाजार ले जाती थी। जी। एग्जाम होना है जी, मैं मैडम मेरे पास पेन नहीं है, तो लो जो अच्छा पेन है वो खरीदो, और कुछ चाहिए वो ले लो। तो वो सब उसको खरीद के देती थी। फिर एक जैसे मेरी कुली गाई, कोई बड़ी बेचारी उस तरह की हालत में थी, पर वो लग गई, लेक्चरर आ गई, तो उसको मैं हम्म। जा करके बाजार ले गई, साड़ियाँ वाड़ियाँ दिलवाई उसको। तो इस पूरा तरह से मैं पूरा उसकी देखो मदद ना। करती थी। यही बात है।
इसी की बात मैं कर रही थी, यही बड़ी बात, नहीं, अच्छा यही एक बड़ी और बात। भी लाभ होता है, चूंकि हम लोग टीचर हैं तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की कपड़े की दुकान वगैरह भी है। तो जिसको हमने 10,000 के का देना है तो उसको साथ ले जाते थे, तो उसको 10,000 रुपए में 15,000 के कपड़े मिल जाते थे। तो ये ये एक और लाभ। अच्छी बात। हाँ, तो हमारे विद्यार्थी भी उसमें डिस्काउंट देते थे, तो इससे अच्छा चलता रहा जितना हो सका। तो आप लोगों की इकट्ठे पहली विदेशी यात्रा क्या थी? उसका कोई हमें संस्मरण बताएं। हाँ, विदेश यात्रा मेरे ख्याल थाईलैंड थी। हम लोग की पहली विदेश यात्रा इकट्ठे तो हम थाईलैंड। चारों थाईलैंड। जने हम थाईलैंड गए थे। हम चारों। जी। उधर मेरी कजन रहती थी, तो हम उसके पास गए थे। बहुत अच्छी बात। तो हाँ। आज हमारा एक घंटे का प्रोग्राम 2.25 घंटे तक लगातार चला और आप लोगों को हमने बहुत देर तक बिठा कर रखा, थक के गए होंगे आप लोग, लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं भरा, नहीं हमारे दर्शकों का मन भरा। तो एक एपिसोड आपका हम और करेंगे जल्दी ही। और जाते जाते आप हमारे युवा बच्चों के लिए हमारे कुछ संदेश देकर जाइए, कुछ हमें बताइए कि किस तरह है कि आज के मंच और आपके मंचों में भी बड़ा फर्क है। आप उन्हें बताइए कि शॉर्टकट कितना जरूरी है या किस तरह से उन्हें साहित्य में आगे बढ़ना। सोनी जी, पहले तो मैं देवाशील मंच जो आपने बनाया है, इसको मैं धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। और रश्मि अभय जी पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन उनकी रश्मियाँ चमकती रहती हैं यहाँ पर। और सोनिया अक्स जी, जिस तरह से आप सवाल करती हैं, जैसे आप बुनती और गुनती हैं, आपका अपना ये एक बड़ा अच्छा ऑरा है पूरे साहित्यिक और सांगीतिक जगत में। उससे और भी अच्छा लगता है। और आप शिक्षाविद भी हैं, खुद आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे आपके गुण हैं उसमें। तो जब ऐसे लोग किसी पटल से जुड़ जाते हैं तो पटल, उसकी गुणवत्ता अपने आप बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, उसकी श्रेणी उच्चतर होती है। तो इसीलिए आपके पास फिर आप वैसे ही मेहमान बुलाते हैं, वैसे आपके दर्शक आते हैं। मैं देख रहा हूँ जो नाम सामने आ रहे हैं, अब वो चाहे पिलकेंद्र हो, उदयवीर हो, अन्नदा जी हो, नीलम वर्मा हो, राजेश प्रभाकर हो, अपने अनुराधा राजपाल यादव हो, अनुराधा अनुराधा जी हो, ये सारे वो लोग जो कि साहित्य के जाने माने लोग हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो अगर किसी पटल पर ऐसी गुणवान जनता सुनने के लिए आती है, जो जो लोग कि खुद जो मेहमान आ रहे हैं उनसे बढ़कर, उनसे कम नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तो पटल को है, और दूसरी बात युवाओं को के लिए जो आपने पूछी है, तो हम तो यही कहते हैं कि युवाओं को दिखना नहीं चाहिए, उनको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अमीर दिखें उसके लिए ब्रांडेड ये वो पहन लो जबरदस्ती, नहीं, होना सीखिए। विद्वान बनना ये नहीं कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, मेरी तरह से चश्मा लगा लिया, पुस्तकें लगा ली, आसमान में देख के बातें करने लगे, वो नहीं। और फिर एक अपनी भाषाओं को माँ के समान समझे, और अपनी माँ, उसकी तो रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? उसकी आप इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वो अपनी माँ की हम नहीं कर रहे तो दूसरी माँ कैसे करेंगे? अब और इसलिए वो भाषा के बारे में भी है ये वाली बात। और शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं जी। चाहिए ज़िंदगी में, कि रास्ते जो हैं वो ठीक जुगाड़ से ठीक कर लो। होने चाहिए, उसमें जुगाड़ नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। क्या होता है कि लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है कि कूद रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 2-3 सीढ़ियाँ फलांग गए, तो हो सकता जी। है कि वो चढ़ जाएं, पर इसकी भी आशंका रहती है गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, तो उतना भी नहीं चढ़ पाएंगे। और जो अपने चढ़ते जा रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं, तो वो क्रमशः ही रहें। ये मत सोचे वो आगे बढ़ गया या पीछे बढ़ गया, कोई बात नहीं, वो बढ़ गया तो मतलब आप, होल्ड नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए जी। अननेसेसरली नहीं। प्रतियोगिता आप कर रहे हैं वो ठीक है, स्पर्धा आप कर रहे हैं, पर ईर्ष्या हो, द्वेष हो जाए, लगड़ी मार के गिरा के आगे चढ़ जाए, तो ये सब। और युवा ये जो नहीं। आज हैं उनके सामने आज विकल्पों की दुनिया है, अब संकल्प लगभग समाप्त हो गए, पता नहीं चलता कब क्या चाहिए, तो इसलिए उनका दायित्व बहुत बढ़ गया है। और मुझे अच्छा लगता है कि अब के युवा, इस समय के जो युवा हैं हमारा बहुत देश में, तो अच्छी। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं। ये युवा बहुत संपन्न है, इन्होंने अपने दुनिया में अपना नाम किया है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
कि स्पुतनिक चला रहे हो, तो इसलिए हमें गर्व है। तो हम चाहते हैं कि सभी युवा इसी तरह से अब दूसरे युवाओं से ही प्रेरणा लें। हमारे दिन तो बीत गए, पर उनसे लें। नहीं, और मैं तो देखती हूँ आजकल महिलाएं भी बहुत अच्छी उन्नति कर रही हैं, सब कुछ अच्छी तरह जी बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। बस ये है कि होल्ड नहीं करनी चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने बिल्कुल। सहज हाँ, सहज रहें। तिलकेंद्र जी ने एक कह दिया कि हरी वरी जी करी का भी आपका संदेश प्रेरक है। हाँ, एक संदेश है कि हरी वरी और करी ये नहीं होनी चाहिए। हरी कि जल्दी, जीवन में बहुत जल्दी ना हो, वही, जल्दी जल्दी अच्छा, चल ठीक हरी नहीं है हरी, किसी। हाँ, हाँ, और वरी चिंता। चिंता नहीं करनी। अब कोई घर नहीं आया, अब दरवाजे पर खड़े हैं, अरे आएगा तो अंदर ही चिंता क्यों कर अंदर रहे ही हो? आएगा। ट्रेन में खड़े हैं कि नहीं, बहुत जल्दी जाना है, अरे बैठ जाओ आराम से। तो और करी, ये जो मसाले मसूले ये सब चीजें, इससे ओ बचे। तो वो पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने ठीक याद दिलाया, हरी भरी करी जो है ये तो इससे। याद कर लिया मैंने भी, हाँ, करी बरी और करी, क्या बात। करी। चलिए, बहुत ही प्रेरणादायक रहा आज का अरे हमारा ये कमलेश सत्र। कालिया जी भी आई हुई हैं। जी, नमस्कार। आपको भी हम बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। और यही कहूंगी आप दोनों के लिए, आप सभी के लिए ये संदेश कि सुरखुरु इनका तो होना आपने देखा ही है। काश इनका खून पसीना एक होता देखते, काश इनका खून पसीना एक होता देखते। तो आपके इस नम्रता को, विनम्रता को मैं प्रणाम करती हूँ और इस सत्र को क्रमशः करूंगी। और एक बार फिर से हम मिलेंगे जरूर, और जल्द ही पानीपत में फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम, शुभ सभी को रात्रि, प्रणाम। जय हिंद, सभी को जय भारत। फिर मिलेंगे।